यस यारा, मेरा एक बार एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ का बैच था एंड लास्ट डे था एंड आई हैड माई, बताया मैंने आपको, आई हैड माई फ्लाइट टिकट्स बुक्ड ऑफ द सेम डे इन द इवनिंग। उदयपुर जा रहा था मैं, ठीक है। तो क्लास में आई विद द सेम एनर्जी, वही कि यार टुडे इज द लास्ट लेक्चर, एकदम भावुक ऐसा पढ़ा रहा था, इतने भावुक थे सब, बैच खत्म ही नहीं हो पाया, मुझे मेरे फ्लाइट के टिकट कैंसिल करने पड़े, अगले दिन वापस आना पड़ा, 1 घंटा पढ़ा के बैच कंप्लीट करना पड़ा, फिर वापस टिकट करके जाना पड़ा। इसके लिए मैंने बोलना बंद कर दिया आपसे कि दिस इज द फाइनल लेक्चर, लेट्स लेट इट हैपन एंड देन वील डिसाइड। जब भी ऐसा कह देते हैं तो वो हो नहीं पाता है। चलो यार आते हैं, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। यस बच्चे, कहां पर है वो? कॉलेज, ठीक है। और अपना अमेय तो दुकान पे, अरे यार मैं थोड़ा नाम का प्रॉब्लम मेरा, विराज ऑफ यस सर। हाँ अरे वो मुझे नई चीजों से प्रॉब्लम है चलो जाना दो। अरे बुक्स आई क्या? आ रहे हैं ना, बस ठीक है करो या नहीं नहीं नहीं। चलिए यारों पढ़ते हैं हम लोग। आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, एलसी और बीजी। क्या कंसेप्ट है, आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब आप पागल हो जाओगे, आप इधर उधर भागने लग जाओगे। लेट्स सी, चलो ये इन्होंने दरवाजे पे टेक्सचर दिया है क्या? ये डिजाइन है, ये भूल गए? ठीक है भाई चलो, अच्छा है, इसे वर्क इन प्रोग्रेस ही लग रहा है मुझे अभी भी। लेट्स सी, चलो हम लोग थोड़ा पढ़ाई करते हैं। ये चलो एलसी एलसी एलसी, यहां पर हम लोग चैप्टर 14 के सेकंड पार्ट की तरफ, और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ तूफान धुआंधार कंसेप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। आपको सब ठीक है अभी? हाँ, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, भगवान करे कि आपको सब कुछ मिले जो भी आप जीवन में चाहते हैं, यहां तक कि वो भी मिले जो आप विचार भी नहीं कर सकते खुद के बारे में। ठीक है, आप जीवन में बहुत 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 आगे बढ़े। यस, आप आशीर्वाद देना चाहते हो सर? सेवित दे दो इनको, बिल्कुल सही है, चलो अच्छा है। यस चलो, हाँ सो व्हाट आर गोइंग टू डिस्कस, हमारा सिर्फ एलसी और बीजी बचा है, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर बात की बात में करेंगे। द नेक्स्ट टारगेट इज एलसी। क्या टॉपिक है एलसी? बीजी छोटा है, एलसी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। चलिए पहले आपको लिए चलता हूं मैं सीधा पेज नंबर 14.46। यहां पर एक चीज लिखी होगी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वो सब छोड़ते हुए सीधे लेकर आ रहा हूं 14.46 एलसी। पूरी क्लास का फोकस यहां पे। अब टॉपिक है नॉन फंड बेस। कल हम लोगों ने पढ़ा था फंड बेस और नॉन फंड बेस दो प्रकार की चीजें हो सकती है, याद आ रहा है? फंड बेस के अंदर बैंक के तरफ से इमीडिएट होता है कैश आउटफ्लो, कुछ याद आ रहा है क्या? यस। नॉन फंड बेस में बैंक की तरफ से इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है, कैश आउटफ्लो माइट टेक प्लेस लेटर ऑन एंड माइट नॉट इवन टेक प्लेस। अगर मैं किसी की गारंटी लेता हूं तो हो सकता है कि कैश आउटफ्लो कभी हो ही ना। उसी प्रकार से यहां पे भी हम पढ़ते हैं नॉन फंड बेस में दो कंसेप्ट, वन इज एलसी वन इज बीजी, और पहला कंसेप्ट आ रहा है एलसी का। चलो यस, स्क्रीन पे ध्यान देना। सबसे पहले आपको एक सिंपल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पूरी क्लास का फोकस यहां पे। यह भी कंसेप्ट ऐसा है, अगर आपने एक बार समझ लिया लाइफ में आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे, इतना प्यारा कंसेप्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। एक व्यक्ति है भारत में जिसका हम नाम ले रहे हैं रजत। रजत रजत इज एन इंपोर्टर। रजत इज एन इंपोर्टर। इधर आ जाओ, नाम चेंज करना है आपको? हाँ, क्या नाम पसंद है आपको? एक गधों, कोई बात नहीं। आखिरी दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा आखिरी दिन थोड़ी है, हमारा। ये देखो देखो, माइक अपने आप निकल चुका है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यार? चलो यस, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। शुरू करते हैं हम लोग फाइनल लेक्चर।
चलो सब ठीक हो चुका है. यस 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 यस. भगवान आज अच्छे से लेक्चर लेना. नहीं नहीं, अब सब ठीक रहेगा. बच्चे आ जाओ, अब पढ़ाई करेंगे. अब सबका फोकस अच्छे से यहां पे चाहिए. एलसी पढ़ेंगे. एलसी बहुत भारी कंसेप्ट है ना. और वापस मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, लॉ नहीं है कि आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा. अगर आपको आज समझ में आ गया तो आप इसको भूल ही नहीं पाओगे. इतना प्यारा कंसेप्ट है. लेटर ऑफ क्रेडिट. सिचुएशन पे रहते हैं हम लोग, नामकरण रख लेते हैं. नाम रख लेते हैं हम लोग मयूर. चलो इधर आओ. मयूर, फोकस है वेरी केयरफुली. मयूर वॉन्ट्स टू इंपोर्ट समथिंग. बहुत सिंपल सी बात है. मयूर एक व्यक्ति है जो कि कुछ इंपोर्ट करना चाहता है फॉरेन से, पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. मयूर यहां पर है, इस देश से यहां पर है एक एक्सपोर्टर. वो उस कंट्री के लिए तो एक्सपोर्टर होगा ना, ये आपको समझता है ना. मयूर हमारे देश के लिए हो गया इंपोर्टर. हमारे लिए वो नहीं होगा, लेकिन उस कंट्री के लिए तो वो एक्सपोर्टर है. या फिर आपके लिए और इजी करना है तो सेलर लिख देता हूं बस, तो आपको परेशानी नहीं. सेलर. मयूर ने उनसे बात की है दैट आई वांट टू बाय फॉर एग्जांपल दिस मशीनरी फ्रॉम यू. मयूर ने उनसे बात करी कि ये मशीनरी आपसे मुझे खरीदनी है. अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सेलर के पास यहां पे मशीनरी रेडी है मान लीजिए. मयूर कह रहा है कि आप एक काम करो, एक शिप में उस मशीन को रख के मेरे पास भेज दो. जैसे ही मुझे वो मशीन मिल जाएगी मैं आपको आपका पेमेंट दे दूंगा. और वो सेलर क्या कह रहा है, एक काम करो सर, आप मुझे पहले पेमेंट दे दो तो मैं मशीनरी को यहां से भेज देता हूं. दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है. और कैसे भरोसा कर ले हम, फॉरेन कंट्री का एक सेलर है, हम उसको कह रहे हैं कि आप सामान भेज दो, हम पैसे दे देंगे. वो कह रहा है पैसे दे दो, हम सामान भेज देंगे. कोई भी पहल क्यों करेगा. प्रॉब्लम समझ में आई क्या. सही बात है. वाई विल ही ट्रस्ट अस कि हम पहले ही पैसे दे दें. उन्होंने गुड्स नहीं भेजे तो कहां केस फाइल करने जाएंगे. एंड वाई विल वी ट्रस्ट हिम कि आप हम पैसे भेज देते हैं और आप गुड्स आराम से भेज देना. हमें क्यों भरोसा होगा. और उसको भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम पहले पैसे कैसे भेज दें उसको. प्रॉब्लम समझ में आया. अरे शादी में आपने किया होगा ना कभी जूता चोरी वगैरह, उसमें कितना आधे घंटे यही झगड़ा चलता है, तुम पहले जूता लेकर आओ, तुम पहले पैसे लेकर आओ, तुम पैसे दे दिए जूता नहीं देंगे तो प्रॉब्लम यार ये भरोसे का. ट्रस्ट इज अ मेजर इशू. यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हमने गुड्स भेज दिए और आपने पैसे नहीं दिए तो हम कैसे उसको रिकवर करेंगे. और उनका कहना है हमने पैसे दिए, आप गुड्स नहीं दोगे तो कैसे रिकवर करेंगे. प्रॉब्लम समझ में आई क्या इंटरनेशनल ट्रेड की क्या है. अब इसका एक सोल्यूशन चाहिए था. तो बहुत अच्छे से समझना, मयूर और ये सेलर वर डिस्कसिंग. तो सेलर ने कहा एक काम करो आप, ठीक है, फोकस है फोकस है फोकस है फोकस है. फास्ट मैम, फास्ट 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 फास्ट. कहीं भी बैठो जहां आपको अच्छा लगता है. यस सब लोग यहां पे. मयूर ने कहा एक काम करते हैं, मुझे तो आपके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन 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 मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं. मैं मेरे बैंक के पास जाता हूं. फोकस करना बहुत अच्छे से. मेरा बैंक एक लेटर देगा, एक लेटर देगा. सुनना बहुत अच्छे से सब लोग यहां पे. मैं आपको ये लेटर भिजवा देता हूं. आपको अभी तक लेटर आया है, पैसे नहीं आए, ठीक है. इस लेटर में क्या लिखा है, इस लेटर में यह लिखा है कि आप जब भी गुड्स को शिप करोगे, गुड्स को शिप करोगे, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए. उस प्रूफ को ही तो हम कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग. बिल ऑफ लीडिंग इज अ प्रूफ कि हमने गुड्स को शिप पे रखा के भेज दिए. जैसे ही आपने रख दिया, आप अपने ही देश में एक बैंक के पास जाओगे, आपकी कंट्री का एक बैंक होगा, वहां पे जाके आप बस ये बिल ऑफ लीडिंग दिखाना, वो आपको तुरंत पैसे दे देगा. करेंसी कुछ भी हो सकती है, करेंसी इज नॉट रेलेवेंट. सो नाउ 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 मयूर क्या कह रहा है, मयूर कह रहा है कि मैं आपको पैसे तो पहले से नहीं दूंगा, बट आई कैन टॉक टू माई बैंक. माई बैंक विल टॉक टू अ बैंक देयर. माई बैंक विल टॉक टू अ बैंक देयर. एंड हम ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि जैसे ही आपने गुड्स को शिप कर दिए, आप वो शिपिंग बिल जैसे ही दिखाओगे, आपको यहां पे ये बैंक पैसे दे देगा. अब आपने शिपिंग बिल दिखा दिया, मतलब गुड्स तो शिप हो ही चुके हैं ना. एंड दिस ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज, दिस डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट. तो जहां पे इंटरनेशनली ट्रेड करना होता है, जहां पे बायर और सेलर अलग अलग देश में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते,
लेकिन बैंक्स तो एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं ना, बैंक के तो ब्रांचेस भी होते हैं हर जगह पे। तो बैंक एक भरोसे का, एक ट्रस्ट का मीडियम बनते हैं और इसकी तरह से, इस तरह से पूरा ट्रांजैक्शन हो पाता है। इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी हमने बहुत सिंपल और शुरू ही किया है, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अब शायद हम ये समझ सकते हैं, ये नहीं, ये समझ सकते हैं। समझते हैं आराम से, फोकस हियर वेरी केयरफुली। मयूर इज हियर। मयूर वॉन्ट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम दिस गाय। हाईलाइटेड पोर्शन पे ध्यान दो। मयूर वॉन्ट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम दिस गाय, सो दिस गाय इज द सेलर, मयूर इज द बायर। तभी मयूर को हम इंपोर्टर भी कह सकते हैं और इसको तो हम सेलर कह ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल है। वो व्यक्ति से मयूर को लेनी है कुछ मशीनरी और बदले में मयूर हैज टू मेक द पेमेंट। बट प्रॉब्लम वही है, पहले क्या करेंगे, पहले वो मशीनरी देगा या पहले पेमेंट होगा, ये प्रॉब्लम है। सो मयूर क्या करता है, मयूर कहता है मैं पहले पेमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन मयूर अपने बैंक के पास जाता है। मयूर का बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में होगा, मयूर उस बैंक के पास जाके कहता है कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दो, एलसी। सो दिस गाय मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर एलसी कि मुझे एलसी चाहिए। इसके बदले में हो सकता है मयूर पहले से 2 करोड़ रुपए उनको दे भी दे। मयूर को यहां पे फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, मयूर को यहां पे भरोसे का प्रॉब्लम है। तो मयूर इज लाइक कि मैं अपने बैंक को 2 करोड़ देने को रेडी हूं, लेकिन मैं सीधे उस सेलर को 2 करोड़ नहीं दे सकता, उसने मशीन नहीं भेजी। तो उन्होंने 2 करोड़ अपने बैंक को दिए, बैंक से एलसी ले लिया। सुनना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये एलसी एचडीएफसी बैंक की ब्रांच उन कंट्रीज में भी तो होगी, तो एचडीएफसी बैंक उन कंट्री की अपनी ब्रांच को वो एलसी भेज देता है कि हमारे पास 2 करोड़ आए हुए हैं, ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके जाओ। ठीक है, सुना बहुत अच्छे से। अब ये सेलर जब भी प्रूफ ऑफ शिपिंग दिखाएगा एचडीएफसी ब्रांच ऑफ दैट कंट्री को कि भैया शिपिंग हो चुकी है, एचडीएफसी ब्रांच के पास तो पहले से पैसा तो पड़ा ही था ना, तब ये एचडीएफसी ब्रांच उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट वो 2 करोड़ रुपए दे देगी। पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट आ चुका होगा, अब जैसे ही प्रूफ ऑफ शिपिंग दिखाया वो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस तरह से जो सेलर है वो भी थोड़ा सा रिलीव हो जाता है। रुकते हैं आराम से। When the seller will produce the bill of lading, जब भी सेलर बिल ऑफ लीडिंग प्रोड्यूस करेगा, दैट इज शिपिंग बिल, प्रूफ ऑफ शिपिंग, बैंक विल मेक द पेमेंट ऑफ 2 करोड़। सर आपने जो भी बोला 10, 20, 50% तक समझ रहे हैं हम, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स भी, जो व्यक्ति इंपोर्टर है, जो एलसी के लिए एप्लीकेशन देता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेंट। जिसको एलसी से पैसे मिलने वाले हैं उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। जो बैंक एलसी इशू करता है उसको हम कहते हैं इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक। ओपनिंग भी वही है जो एलसी को ओपन कर रहा है, तो एलसी को इशू करने वाला बैंक इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक, और जो फाइनली पेमेंट करने वाला है नेगोशिएटिंग बैंक। चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस करेंगे, 100% दिमाग में बैठना चाहिए, मजे में सब लोग यहां पर रहो। चलो क्लास में नचिकेत, नचिकेत स्पेलिंग गलत है या सही है? सही है, थैंक यू सो मच। चलो नचिकेत वॉन्ट्स टू बाय 100 मैकबुक फ्रॉम यूएस कस्टमाइज्ड, ठीक है, इंडिया से नहीं, कस्टमाइज करवा के लेना है उनको, पूरा सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से चाहिए, अपने ऑफिस के हिसाब से। 500 मैकबुक्स। नचिकेत ने एप्पल को कनेक्ट किया यूएस के अंदर, सो द कंट्री इज यूएस नाउ, दैट आई वांट, दिस इज माय कस्टमाइज्ड ऑर्डर दैट आई वांट, ठीक है। नचिकेत अपना ऑर्डर प्लेस करता है। नाउ वन थिंग इज एप्पल एक्सपेक्ट मनी, कि भैया पैसे दे दो तो गुड्स भेज देंगे, लेकिन नचिकेत को डर है कि मैंने अभी से इनको पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 CR, मैं 5 CR अभी कैसे दे दूं इनको, फिर उन्होंने गुड्स नहीं भेजे तो नचिकेत क्या कहता है कि सर अगर मैं आपको एलसी दे दूंगा तो भी आप गुड्स भेज दोगे क्या? उन्होंने कहा डन, एप्पल इज ओके, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो भी करते हैं उनको एलसी का कंसेप्ट उनके डे टू डे यूज होता है, तो उनको पता है कि एलसी अगर आ गई है तो हम जैसे ही गुड्स को शिप करेंगे बैंक पैसे दे देता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, तो प्रॉब्लम नहीं है। सो नचिकेत बोलता है ठीक है मैं एलसी का अरेंजमेंट करता हूं। नचिकेत गोज टू हिज बैंक अकाउंट, उनका बैंक अकाउंट हो सकता है आईसीआईसीआई में। नचिकेत अपने आईसीआईसीआई के बैंक अकाउंट में जाता है और अप्लाई करता है फॉर एन एलसी। उसी के लिए तो नचिकेत को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेंट, क्योंकि नचिकेत एलसी के लिए अप्लाई कर रहा है। अब आईसीआईसीआई बोलता है कि आपके बिहाफ पे हम 5 करोड़ देंगे, उसके लिए 5 करोड़ आप हमें तो दो। नचिकेत बोलता है डन। तो नचिकेत अप्लाई भी कर रहा है एलसी के लिए और वो पैसा भी दे देता है आईसीआईसीआई को।
अब इनके बीच के बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आईसीआईसीआई के पास इनका एफडी वगैरह वैल्यू 10-15 करोड़ का होगा, तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं आप आराम से दे देना, और कभी कभी पहले भी मांग सकते हैं। तो आईसीआईसीआई ने 5 CR भी ले लिया और एलसी भी ले लिया। अब आईसीआईसीआई ने यूएस में अपनी जो ब्रांच है, यूएस में जो अपनी ब्रांच है उसको कनेक्ट किया कि सुनो ना, हमारे पास एक लेटर आ चुका है और 5 करोड़ का पेमेंट करना होगा बहुत जल्द, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। यहां पे एलसी बता दिया। जैसे आईसीआईसीआई यूएस में एलसी आया, आईसीआईसीआई यूएस तुरंत एप्पल के पास गया और उनको लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया कि लेटर ऑफ क्रेडिट आया है, जैसे ही वो आप 500 मैकबुक एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट प्रूफ हमें दिखाओगे, हम तुरंत ये 5 करोड़ का पेमेंट आपको कर देंगे। डील हो चुकी है, परफेक्टली कर देंगे। अब एप्पल का जैसे ही एलसी आ गया है, अब एप्पल एश्योर्ड है कि डिस्पैच करते ही मुझे मेरा पैसा मिलने वाला है। नाउ एप्पल शिप्स इट अप। अब एप्पल उन गुड्स की शिपिंग कर देता है। शिपिंग होती है, उसका प्रूफ आ जाता है, उसे हम कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। एप्पल जाता है आईसीआईसीआई यूएस के पास और दिखाता है बिल ऑफ लीडिंग कि आपने एलसी दिया था ना 5 करोड़ का, ये रहा बिल ऑफ लीडिंग, गुड्स भेज चुके हैं। आईसीआईसीआई यूएस उनको दे देता है 5 करोड़ रुपए, बात खत्म। ये आईसीआईसीआई इंडिया है, ये यहां पे 5 करोड़ रुपए दे देगा, ट्रांजैक्शन इज ओवर। दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। कितना आसान है, सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। प्रॉब्लम यही है कि भरोसा नहीं है। जब इंटरनेशनली ट्रेड करें तो पीपल डोंट ट्रस्ट कि हम आपको पहले से पेमेंट दे देंगे। इफ बोथ द कंपनीज यहां पे ध्यान दो आप लोग, इफ बोथ द कंपनीज आर वेरी रेप्यूटेड कंपनीज तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोनों कंपनीज ही बहुत रेप्यूटेड हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जब इतना भरोसा नहीं है, तो फिर वो एलसी पैसे नहीं दे सकते तो एलसी दे देते हैं। जैसे ही एलसी आ जाता है हाथ में, देन दे आर रिलैक्स कि हाँ टेंशन नहीं है। अब जैसे ही गुड्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे हमें तुरंत पैसे मिल जाएंगे। दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? जो आईसीआईसीआई है इंडिया में, इस बैंक को हम क्या बोलते हैं? इशूइंग बैंक या फिर ओपनिंग बैंक। और जो बैंक एक्चुअल पेमेंट करती है, दिस इज टर्म्ड एज नेगोशिएटिंग बैंक। आर वी अंडरस्टैंडिंग? टू फन। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? आराम से पूछो। यस मैम। इंडिया की आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पैसे दे रही थी यूएस बैंक को, एलसी पहले एलसी दिया, जी। एलसी के साथ ही पेमेंट। एलसी के साथ पेमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है पेमेंट 2 महीने बाद करना हो, 3 महीने बाद करना हो, 6 महीने बाद करना हो। तो जब पेमेंट करना होगा तब पैसे दे देंगे ना। हम पहले से पैसे क्यों दे के रखें? यहां पे उन्होंने पैसे इसलिए लिए क्योंकि एलसी इशू कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी चाहिए हमको कि कल को आपके बिहाफ पे पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है एप्पल उस ऑर्डर को कस्टमाइज करके 6 महीने बाद देगा, तो हमने एलसी दे दिए। जब इस बैंक को पे करना पड़ा, उसके जस्ट पहले या उसके बाद में भी पैसे लिए जा सकते हैं। बैंक पे तो भरोसा करती है ना। एलसी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। एप्पल को जैसे ही एलसी मिल गया है, एप्पल रिलैक्स हो जाता है कि अब मैं गुड्स को बनाना चालू करता हूं, गुड्स को भेजता हूं, पैसा तो मिल ही जाएगा। अदरवाइज मैं बिना एलसी के गुड्स को बना लूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, बाद में इंडियन इंपोर्टर पैसे नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? तो एलसी से एक सिक्योरिटी आती है कि पैसा तो मिल ही जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? कोई भी क्वेश्चन? चल, एक और पार्टी से आपको मिलाता हूं। अब यहां पर है हमारा नचिकेत, यहां पर है हमारा एप्पल। नचिकेत और एप्पल के बीच में डील हो गई है 500 मैकबुक्स की। अब नचिकेत जा रहा है अपने बैंक के पास। सुनना, नाउ नचिकेट्स बैंक इज सम स्मॉल बैंक, ठीक है ना? एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। नचिकेत गया अपने बैंक के पास, बोला कि एलसी इशू करो। बोले बिल्कुल भैया, ठीक है। एबीसी ने यहां पर अपना एलसी इशू कर दिया। यहां पर एक और बैंक आ रहा है, ठीक है। दिस बैंक वुड बी एनी बैंक, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में आईसीआईसीआई रखा है ना, जरूरी नहीं है। ये ए का बैंक भी हो सकता है, ये हो गया कोई भी बैंक है, एक्स बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, बस ये बैंक यूएस में है, ठीक है। इस बैंक के पास जा रहे हैं और ये बैंक ने ए लिमिटेड को दिया एलसी कि एलसी आ चुका है इंडिया से, अब आप गुड्स बनाना शुरू करो। ए ने देखा, एप्पल ने, ये एलसी कौन से बैंक का है? एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। अभी तक एप्पल आपके गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चालू कर देता था क्योंकि उसको भरोसा था कि ये बैंक का एलसी आ चुका है तो बैंक तो पेमेंट कर ही देगा।
लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है कि उस फॉरेन एक्सपोर्टर को ये डर है, सेलर को ये डर है कि ये जो बैंक का एलसी आया है ये बैंक की रेप्यूटेशन ही खास नहीं है, वी कैन नॉट हैव फेथ ऑन दिस एलसी, हमें नहीं चलेगा, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा इशू होता है तो इंडिया में फिर एक और बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक कब आएगा इंडिया के अंदर? जब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, पूरी क्लास का फोकस 100% फोकस रहा तो समझ में आएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक क्या करता है? अब एबीसी कोऑपरेटिव बैंक ने अपना एलसी बना दिया, अब ये जाएगा इस बैंक के पास और ये बैंक बोलता है कि ठीक है मैं कंफर्मेशन देता हूं कि इसके ऊपर पेमेंट होगा, नहीं हुआ तो मैं करूंगा, एक गारंटी देता है। तो अब जब एलसी आता है, दिस इज कंफर्म्ड बाय से एचडीएफसी, सो नाउ एप्पल बिलीव्स इट अप, क्या भले एक रैंडम बैंक ने दिया है पर इट इज कंफर्म बाय अ बिगर बैंक। आर वी अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा 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 इस तरह से एलसी का ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। शुरू करता हूं अब ऑर्गेनाइज तरीके से एलसी पढ़ाना। लेटर ऑफ क्रेडिट। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ बैंक। क्या एक बैंक इश्यू करता है एलसी? सही बात है। दैट गारंटीज पेमेंट। एलसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपका पेमेंट गारंटी हो जाता है। सही बात है। जनरली ये हम देता है, एक इंपोर्टर देते हैं इसको एक्सपोर्टर को, जो भी दूसरे देश में सेलर है, और उसका जो पेमेंट है वो गारंटी हो जाता है। इट इज एन अंडरटेकिंग और कमिटमेंट बाय द बैंक एडवाइसिंग इन्फॉर्मिंग द बेनिफिशियरी दैट द डॉक्यूमेंट्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट वुड बी ऑनर्ड। इशुइंग बैंक एक गारंटी दे रहा है कि जो भी एलसी में लिखा हुआ है, अगर आपने उन गुड्स को भेजा तो ये पेमेंट किया जाएगा। इफ द बेनिफिशियरी सबमिट्स ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी। अगर बेनिफिशियरी कौन होता है? जो सेलर है। अगर सेलर ने सारे टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई कर दिया, अगर सेलर ने हमको सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिए शिपिंग के, तो उसको पेमेंट दे दिया जाएगा। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय अ बैंक। बैंक इशू करता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर, जिसको हम इंपोर्टर या बायर कह सकते हैं, इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी। एकदम शांत मन से रीड फ्रॉम हियर टू हियर, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। जी ट्रांसफर करते ही बस इंश्योरेंस। कभी भी गुड्स को अगर भेजा जाता है तो उसको पूरा इंश्योर किया जाता है कि गुड्स को रास्ते में कुछ हो गया तो पूरा पैसा इंश्योरेंस से आएगा। इंश्योरेंस कंपलसरी है, ऐसा समझो। और कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करता है वैसे कि इन ट्रांजिट का रिस्क कौन कैरी कर रहा है। हमेशा ये गधे सब ठीक है वहां पे, आप दोनों बीमार क्यों लग रहे हो? ऐसा लगा वहां पे बीमार से लाइन से बैठे हैं, यहां तक आके ठीक हो गए। संभालो। चलो, यस, डॉक्यूमेंट्स का मतलब बिल ऑफ लीडिंग वगैरह। एक बार और पढ़ते हैं, फिर इसको एक बार और पढ़ते हैं, देखते हैं समझ में आ रहा है क्या। बहुत भारी। अरे पहले आपको कंसेप्ट समझ गया ना तो मुझे इसके अंदर का सब पढ़ाना आसान जाएगा। तो पहले कंसेप्ट को पूरा परफेक्ट कर लेते हैं हम लोग। चलो एक बार वापस उस डायग्राम को पढ़ेंगे, लेकिन उस डायग्राम को पढ़ने के लिए पार्टीज से आता हूं मैं। टॉपिक इज पार्टीज इन्वॉल्वड इन एलसी। सबसे पहले एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब समझ में आ रहा है कौन? हमारे केस में बायर, नचिकेत, रजत, मयूर, जो इंडिया के अंदर गुड्स खरीदना चाह रहे थे। सेकंड इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक मतलब उसका बैंक जो एलसी इशू कर रहा है। एडवाइसिंग बैंक पढ़ाया नहीं मैंने। बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब हो गया जिसके फेवर में एलसी इशू हो रहा है, सेलर। नेगोशिएटिंग बैंक, ये वो बैंक है जो सेलर को पे करने वाला है। कंफर्मिंग बैंक, ये अगर मान लीजिए इशूइंग बैंक का रेपुटेशन अच्छा नहीं है तो हम एक और बैंक को इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि वो को एक्सेप्ट करता है, कंफर्म करता है एलसी को, वो हो गया कंफर्मिंग बैंक। ये सब पार्टी से समझ में आ रही है? इन पार्टीज को एक बार परफेक्ट करते हैं। पूरी क्लास का फोकस यहां पे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
बायर सेलर, मेन ट्रांजैक्शन तो इन दोनों के बीच का ही है, सही है सर, बायर एंड सेलर। हम हमारे लैंग्वेज में बायर को कह देते हैं, बायर बोलो या इसी को आप इंपोर्टर बोलो, हमारे लिए ये हो जाता है एप्लीकेंट, क्योंकि ये व्यक्ति एलसी के लिए अप्लाई करने वाला है आगे। जो सेलर है वही हमारे लैंग्वेज में हो जाता है बेनिफिशियरी। ऐसा क्यों? क्योंकि एलसी इसी के फेवर में बनेगा। ठीक है सर, तो इन दोनों के बीच में डील हो चुकी है कि ये सेलर गुड्स भेजने वाला है बायर को, लेकिन सेलर बोल रहा है पहले पैसे चाहिए, बायर बोल रहा है पैसे तो नहीं दूंगा, एलसी दे दूंगा। उसने कहा चलेगा, तो बायर अपने बैंक के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक। ये इशूइंग बैंक बोलता है ठीक है डन, वो एलसी इशू कर देता है। यहां पर एक बैंक है नेगोशिएटिंग बैंक, ये वो बैंक है जो इवेंचुअली सेलर को पेमेंट करने वाली है। वो नेगोशिएटिंग बैंक को एलसी इशू कर देता है, नेगोशिएटिंग बैंक एलसी दे देता है सेलर को। उस एलसी में लिखा है कि आप जिस दिन प्रूफ लेकर आ गए कि सब आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने के प्रूफ, जिस दिन आप प्रूफ लेकर आ गए वो सारे प्रूफ सबमिट करने पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एलसी इन्होंने सबमिट किया, सेलर ने जिस दिन प्रूफ सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बिल ऑफ लीडिंग हो सकता है, एयरवे बिल हो सकता है, आपने कैसे भेजा है उस पर डिपेंड करता है, प्रूफ सबमिट किया, तुरंत ही ये नेगोशिएटिंग बैंक उनको कर देगा पेमेंट। अब ये इशूइंग बैंक से पेमेंट ले लेगा और इशूइंग बैंक इससे पेमेंट ले लेगा। इट्स वेरी सिंपल। अब पेमेंट कैसे आता है वो रेलेवेंट नहीं है। हो सकता है जब ड्यू डेट हो पेमेंट की, तब पहले एप्लीकेंट इशूइंग बैंक को देगा, इशूइंग बैंक नेगोशिएटिंग बैंक को देगा, फिर नेगोशिएटिंग बैंक इसको देगा। हो सकता है पेमेंट पहले से इशूइंग बैंक ने अपने पास लेके रखा हो, इशूइंग बैंक देगा नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक देगा बेनिफिशियरी को। यह डिपेंड करता है कि बैंक के बीच के ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, वो हम नहीं पढ़ सकते कभी, क्योंकि बैंक्स में आपस में बहुत सारी एंट्रीज होती रहती है। अरे आप समझो, आज मेरा बैंक है, ठीक है, मैंने आपको 5,000 रुपए जीपे कर दिए, तो आइडियली अब वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। अब इसको बिगर पिक्चर देखो, आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में, मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी में, तो लायबिलिटी बनती है एचडीएफसी की आईसीआईसीआई को 5,000 रुपए देने की। पर आपको क्या लगता है, मैंने जैसे ही जीपे करता हूं, ये एचडीएफसी से एक बंदा निकलता है, अपनी एक्टिवा पे बैठता है और 5,000 रुपए ले जाकर देता है आईसीआईसीआई को? इट डजंट वर्क दैट वे। बैंक्स के इंटरनल ट्रांजैक्शन अलग तरीके से चलते हैं, वो पूरे सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि दिन भर में बहुत लोग आईसीआईसीआई वाले एचडीएफसी को भी तो दे रहे होंगे, और पूरा ओवरऑल एक बिगर चंक की तरह होता है। तो आप कभी भी ये दिमाग मत लगाओ कि कौन पैसा कब ट्रांसफर कर रहा है, ये रेलेवेंट नहीं है। ये बैंक के इंटरनल ट्रांजैक्शन से उनको जैसे करना है वैसे करेंगे। यहां तक कि आप ये भी दिमाग नहीं लगा सकते कि बायर कब पैसे देगा इशूइंग बैंक को। ये बायर और इशूइंग बैंक के बीच की बात है। हो सकता है इशूइंग बैंक, मेरा ही बैंक अकाउंट है, मेरे उनके पास मेरे 15-20 करोड़ के एफडी वगैरह पड़े, तो मुझसे पैसे मांगेंगे भी नहीं। वो बोलेंगे अरे सर आप दे दो आराम से, आप ओवरड्राफ्ट में डाल देते, आप आराम से दे दो। और हो सकता है कि मेरा नया नया बैंक है, तो वो मुझसे एलसी इशू कर देते टाइम ही पैसे मांग ले। तो हमारे लिए जब हम एलसी पढ़ रहे हैं, ये पैसे कब दिए जाएंगे ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। हमारा ट्रांजैक्शन यहीं पे आता है वापस एक बार, कि यहां पर एक बायर है, यहां पर एक सेलर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट सेलर पैसे मांग रहा है। बायर कह रहा है पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरा बैंक एलसी दे देगा। इशूइंग बैंक एक एलसी इशू कर देता है नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक एलसी दे देता है सेलर को। अब सेलर रिलैक्स है कि एलसी आ चुका है, मैंने जैसे ही शिपिंग प्रूफ दिखाया, ये नेगोशिएटिंग बैंक मुझे पैसे दे देगा। ये जिस दिन शिपिंग प्रूफ लेके जाता है, इसको पैसे मिल जाते हैं, और फिर यहां से यहां पैसे ट्रांसफर हो जाते होंगे। एंड दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? वे गुड अप टिल हियर? लेट्स सी। आप सोचो कि कैसे सुंदरता से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। ये एक प्रॉब्लम तो थी ना कि ऐसे तो ट्रेड ही नहीं हो पाता कभी भी, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता कभी भी। देखो इन्होंने एक सोल्यूशन निकाल दिया, इससे अब ट्रांजैक्शन हो पा रहा है फॉरेन के अंदर। लेट्स रीड एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक, बेनिफिशियरी, ये इन तीनों को रीड करो बस। एप्लीकेंट कौन होता है आपको पता है, इशूइंग बैंक कौन होता है आपको पता है, बेनिफिशियरी कौन होता है आपको पता है। एकदम सिंपल तरीके से देखो, समझ रहा है क्या आपको? आप ऐसा क्या कर रहे हो? सब ठीक है? आज क्या हो गया? ऑल गुड?
आएंगे। 5 more seconds, तीनों डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक एंड बेनिफिशियरी। चलो साथ में पढ़ते हैं। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द एप्लीकेशन, हु इज गेटिंग द एलसी, हु वांट्स टू इंपोर्ट गुड्स। दिस पर्सन हैज टू मेक पेमेंट ऑफ एलसी टू द इशूइंग बैंक। एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट तो इसी को करना है ना। 5 करोड़ का सामान मैं खरीद रहा हूं तो पेमेंट तो मैं करूंगा, तो एलसी का फाइनल पेमेंट इन्हीं को करना होता है टू द इशूइंग बैंक। मैं इशूइंग बैंक को करता हूं, इशूइंग बैंक नेगोशिएटिंग बैंक को करेगा और नेगोशिएटिंग बैंक करेगा सेलर को। सही है। अब सीक्वेंस डज नॉट मैटर, कौन कब सीक्वेंस में कर रहा है, पर मुझे इवेंचुअली बेयर करना है और पैसा देना है इशूइंग बैंक को। कब करना होता है? इफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी। अगर डॉक्यूमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हैं तो अब इसको ऐसे समझ लो, फोकस करना। नचिकेत डील की एप्पल के साथ, एप्पल ने कहा कि आपको मैकबुक भिजवा दूंगा, 5 करोड़ की डील है। नचिकेत गया इशूइंग बैंक के पास, इशूइंग बैंक ने एलसी बना के दिया नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक ने एलसी दे दिया। अब सुनना बहुत अच्छे से, एप्पल ने जैसे ही शिपिंग की, एप्पल ने शिपिंग प्रूफ दिया नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक ने तुरंत फोन लगाया इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक वो आ चुका है प्रूफ, प्रूफ आ चुका है। इशूइंग बैंक ने तुरंत इसको बुला रहे, सुनो ना साहब प्रूफ आ चुका है। तब नचिकेत ने यहां पे दिए 5 करोड़, इन्होंने यहां पे दिए 5 करोड़, इन्होंने यहां पे दिए 5 करोड़, ये भी तो हो सकता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब इसके अंदर बस ऐसा है कि इशूइंग बैंक को बहुत भरोसा होगा नचिकेत पे, तभी बिना किसी सिक्योरिटी के उन्होंने एलसी इशू कर दिया। हो सकता है नचिकेत के 10 CR के फिक्स डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी रखे हुए हो कि मेरे फिक्स डिपॉजिट रखे ना 10 करोड़ के, अब टेंशन मत लो, जिस दिन लायबिलिटी आएगी आई विल मेक द पेमेंट। 2 महीने बाद देना है ना, अब अभी एलसी इशू कर दो, 2 महीने बाद आई विल मेक द पेमेंट, ये भी तो हो सकता है। तो पेमेंट कब होगा रिलेवेंट नहीं है, बट दिस इज द एंटायर ट्रांजैक्शन। अगेन ये वो यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेंट वो है जिसको एट द एंड ऑफ द डे पैसा भरना पड़ेगा अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गुड्स जो है वो डिस्पैच कर दिए गए। नेक्स्ट, बेनिफिशियरी, द पार्टी टू हुम एलसी इज एड्रेस्ड। क्रेडिट मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, द पार्टी टू हुम एलसी इज एड्रेस्ड। एलसी किसके नाम का इश्यू कर रहे हो उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी। दैट इज सेलर, एक्सपोर्टर, सप्लायर ऑफ गुड्स, अलग अलग नाम रख सकते हो आप। इट गेट्स पेमेंट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट एज पर एलसी फ्रॉम द नॉमिनेटेड बैंक। जैसे उन्होंने एलसी में बताए गए डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, नॉमिनेटेड बैंक से पैसे मिल जाते हैं विद इन वैलिडिटी पीरियड ऑफ नेगोशिएटिंग मैक्सिमम 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। इनको पैसे मिल जाते हैं वैलिडिटी के हिसाब से, पर इनको मैक्सिमम शिपमेंट से 21 डेज के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए। तो उन्होंने 21 डेज का टाइम पीरियड क्या दिया है? एप्पल ने जिस दिन गुड्स को शिप कर दिया है और उसने लाके एलसी सबमिट कर दिया कि भैया पैसे दो, तो विद इन 21 डेज एप्पल को पैसे मिल जाने चाहिए, क्योंकि नेगोशिएटिंग बैंक को इशूइंग बैंक से पैसे लाने में समय भी तो लग सकता है, तो एक मैक्सिमम टाइम दे दिया है 21 डेज का। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी भी? लास्ट, इशूइंग बैंक, इंपोर्टर्स और बायर्स बैंक। जनरली ये इंपोर्टर का बैंक होता है, बायर का बैंक होता है। हु लेंड्स इट्स नेम और एलसी, जिसने अपना नाम लेंड किया है। अरे लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एक नाम ही तो लेंड किया है उन्होंने कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा। जिन्होंने नाम या लेटर ऑफ क्रेडिट लेंड किया है उसे कहते हैं इशूइंग बैंक। इट इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एलसी इन केस द डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम द नॉमिनेटेड और नेगोशिएटिंग बैंक एंड द डॉक्यूमेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ एलसी। एलसी के हिसाब से जैसे ही शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं इमीडिएटली पेमेंट किसको करना पड़ता है? इशूइंग बैंक टू नॉमिनेटेड बैंक, नॉमिनेटेड बैंक टू बेनिफिशियरी। और बेयर कौन करता है? इंपोर्टर। तो एक चीज है जो हर जगह लिखी होगी, जो इंपोर्टर है एप्लीकेंट, उसके अंदर भी लिखा है ही हैज टू मेक द पेमेंट। इशूइंग बैंक में भी क्या लिखा है? दे हैव टू मेक द पेमेंट। नेगोशिएटिंग बैंक में भी क्या लिखा है? दे हैव टू मेक द पेमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पेमेंट कौन कर रहा है। पेमेंट आपको समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले करेगा ये, फिर करेगा ये, फिर करेंगे ये, तो पेमेंट तो तीनों को ही करना है। तो हर पॉइंट में लिखा होगा दे हैव टू मेक द पेमेंट। देखो एप्लीकेंट में लिखा था दे हैव टू मेक द पेमेंट, वैसे ही इशूइंग में भी लिखा है इट इज लायबल फॉर पेमेंट, बिकॉज एवरीवन हैज टू मेक द पेमेंट टू द नेक्स्ट पार्टी ना। इंपोर्टर हैज टू मेक द पेमेंट टू इशूइंग बैंक, इशूइंग बैंक हैज टू मेक द पेमेंट टू, एंड नेगोशिएटिंग बैंक हैज टू मेक द पेमेंट टू।
इजी है, लगता डिफिकल्ट है इजी लॉजिकली जाए तो। चलो 3 डेफिनेशन के बाद में नेगोशिएटिंग बैंक भी पढ़ते हैं अपन यहीं पे। द बैंक नॉमिनेटेड बाय इशुइंग बैंक, इशुइंग बैंक ने जिस बैंक को नॉमिनेट किया है टू नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट, नेगोशिएट का मतलब होता है टू पे, इशुइंग बैंक ने जिसको नॉमिनेट किया है कि वो पे करेगा द डॉक्यूमेंट व्हेन सबमिटेड बाय एक्सपोर्टर, जब एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, और ऑल्टरनेटिवली द बैंक टू हुम बेनिफिशियरी प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर नेगोशिएशन, या फिर इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, वो बैंक जहां पर ये बेनिफिशियरी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके पैसे ले सकता है। इट क्लेम्स पेमेंट फ्रॉम रीइंबर्सिंग बैंक, अभी तक आपने रीइंबर्सिंग बैंक पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं है, तो आप पढ़ो इट क्लेम्स पेमेंट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ओपनिंग बैंक, ये तो सही है। नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट करता है और वो पेमेंट किससे लेता है, इधर देखो, नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट करता है, फिर पेमेंट किससे लेता है, इशुइंग बैंक से ना, वही तो लिखा है, इट क्लेम्स पेमेंट फ्रॉम इशुइंग बैंक एंड गेट्स 5 बैंकिंग डेज टू चेक द डॉक्यूमेंट। इनको 5 दिन का समय मिलता है डॉक्यूमेंट चेक करने का। अभी किसकी बात कर रहे हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट। आज एप्पल बिल ऑफ लीडिंग लेकर आया और नेगोशिएटिंग बैंक को दिया, और वो खड़ा हो गया, अरे नहीं भाई पैसा दो, अर्जेंट चाहिए अर्जेंट चाहिए अर्जेंट चाहिए। नेगोशिएटिंग बैंक को समय तो दो कि वो चेक कर ले अच्छे से कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। वो जाएंगे शिपिंग कंपनी के पास कि आप ही ने इशू किया वो डॉक्यूमेंट है ना, ये गुड्स गए कि नहीं गए, ये सब चेक करेंगे कि एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। उसी के बाद नेगोशिएटिंग बैंक इशुइंग बैंक को बोलता है कि सुनो ना, एक्चुअली यहां से एक्सपोर्ट हो चुका है, सब कुछ परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है, अब आप पैसे दे दो तो मैं पैसे दे दूंगा। तो नेगोशिएटिंग बैंक को 5 दिन का समय दिया है शिपिंग बिल को चेक करने के लिए या एयरवे बिल को चेक करने के लिए, और पे करना होता है 21 डेज के अंदर। तो 5 दिन में वो चेक कर लेता है, फिर वो इशुइंग बैंक को बोलता है सब कुछ थम्स अप है, फिर वो वहां से पैसे देता है। अभी एक डाउट आता है कि सर ये नेगोशिएटिंग बैंक को क्या मिल रहा है, कमीशन, इशुइंग बैंक को क्या मिल रहा है, कमीशन, इन सबको एक एक पैसा मिल रहा है। आज अगर 1 करोड़ रुपए का एलसी आया है तो ये सब लोग 30-40 हजार रुपए लेंगे। तो इशुइंग बैंक 30-40,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, किस बात का, कि मैंने गारंटी ली ना आपकी, एक तरह से एलसी इज अ गारंटी ओनली कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा। नेगोशिएटिंग बैंक इट इज टेकिंग ऑल द एफर्ट कि वो पेमेंट करने वाला है, वो जाके शिपिंग बिल को क्रॉस चेक करके आएगा, वो 30-40,000 रुपीज लेगा। तो एवरी बैंक इज टेकिंग सम मनी, देन ओनली योर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल, एंड दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या गजब कंसेप्ट है, क्या गजब कंसेप्ट है, एंड दिस इज सिंपली लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी रुक जाओ, अभी मैंने आपको कंफर्मिंग बैंक तो पढ़ाया था। कंफर्मिंग बैंक क्या होता है, अगर इशुइंग बैंक की क्रेडिट वर्तीनेस नहीं है, इशुइंग बैंक के एलसी पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, इशुइंग बैंक होता है इंपोर्टर का बैंक, तो जो इंपोर्टर का बैंक है उस बैंक का इतना ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो दे माइट वांट अनदर बैंक टू कंफर्म आवर एलसी, दैट इज टर्म्ड एज कंफर्मिंग बैंक। द बैंक एडिंग कंफर्मेशन टू द क्रेडिट letter of credit which undertakes the responsibility of payment by issuing bank, and on his failure, his मतलब issuing bank's failure to pay, अगर issuing bank नहीं पे कर पाया तो confirming bank पे करेगा। The confirmation is added on the request of opening bank, opening bank के request पे confirmation आता है, opening bank is issuing bank, तो issuing bank request करता है confirming bank को कि सुनो ना मेरा LC accept नहीं हो रहा है, आप confirmation दे दो तो हो जाएगा ऐसा। अब इस चक्कर में इशुइंग बैंक का जो कमीशन है वो उनको कंफर्मिंग बैंक से शेयर करना पड़ेगा ना, कि सुनो ना साहब उसके 10 करोड़ मेरे पास हैं, पैसा डूबेगा नहीं, पैसा पे हो जाएगा, पर आप कंफर्मेशन दे दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, 20,000 आप रख लो। आपको भरोसा नहीं है तो ये जो एफडी है, एफडी भी आप सिक्योरिटी के रूप में रख लो। सो इशुइंग बैंक गेट्स इट कंफर्म फ्रॉम अ कंफर्मिंग बैंक एंड देन फॉरवर्ड्स इट टू नेगोशिएटिंग बैंक एंड देन इट इज पेड टू द सेलर। ये कंसेप्ट देखने में डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है आप अगर किसी को बोलोगे दैट इशुइंग बैंक इज मेकिंग कंफर्मिंग बैंक एंड जो नेगोशिएटिंग बैंक, तो हम लोग भाई सर आप ऊपर बैठो बाहुबली। लेकिन हमको पता है कंसेप्ट बहुत आसान, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है अभी भी, बहुत भारी बहुत भारी। अब एक बैंक है जो हमें पढ़ना जरूरी है, एक आता है एडवाइसिंग बैंक, एक आता है रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक को पहले, ये सब अब सुनना अच्छे से, कुछ पार्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट हाईलाइट मत करना, सुनो बस, बेनिफिशियरी, इन दोनों के बिना एलसी हो सकता है क्या? दूल्हा दुल्हन तो पहले चाहिए हमको, क्या बात कर रहे हो? फिर आ जाते हैं हम, इशुइंग बैंक कंपलसरी है, नेगोशिएटिंग बैंक कंपलसरी है, ये 4 होते हैं एलसी के कंपलसरी पार्टीज। इन चारों के बिना एलसी नहीं हो सकता।
इनके बाद में जितने लोग आ रहे हैं दे आर ऑल ऑप्शनल पार्टीज, जरूरत होगा तो आएगा। तो अगर मान लीजिए इशुइंग बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी तो फिर आएगा कंफर्मिंग बैंक। उसी प्रकार से अगले दोनों भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराता हूं, रीइंबर्सिंग बैंक। अब रीइंबर्सिंग बैंक है थर्ड बैंक, सो थर्ड नहीं फिफ्थ बोलो, इतने बैंक आ चुके हैं, संभालो अपने आप को। थर्ड बैंक, इशुइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, इन दोनों को छोड़ दो। इशुइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक को छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ के जो एक और बैंक आ रहा है थर्ड बैंक, विच रीपेज, सेटल और फंड्स द नेगोशिएटिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल द इशुइंग बैंक, दिस इज रीइंबर्सिंग बैंक। कभी कभी रीइंबर्सिंग बैंक भी पिक्चर में आ जाता है। अब ये कब आता है सुनना अच्छे से। अरे बस एकदम आपका भी ऐसा ऐसे धुआं निकलना चालू हो जाएगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो बस अच्छे से, सुनो बस अच्छे, सुनो बस अच्छे से। हाँ आवाज आ रही है, चल। हाँ मयूर, इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट करने की बात हो गई, 5 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन था। इशुइंग बैंक के पास गया एचडीएफसी, एचडीएफसी ने कहा कि इशुइंग बैंक है। अगर एचडीएफसी इशुइंग बैंक है तो हमको किसी कंफर्मिंग बैंक की जरूरत ही नहीं है। एचडीएफसी ने सीधा वहां पे इशू किया नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक जनरली क्या होता है, जो सेलर का बैंक है उसी को हम नेगोशिएटिंग बैंक बना देते हैं, उससे सेलर का भरोसा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो सेलर है उससे पूछा आपका बैंक अकाउंट किसमें है, उसने कहा मेरा बैंक अकाउंट एचएसबीसी में है। ठीक है, सेलर एप्पल, एप्पल का बैंक अकाउंट एचएसबीसी में, डन। यहां से एचडीएफसी एक एलसी भेजता है एचएसबीसी को कि लेटर ऑफ क्रेडिट है भाई, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, कब दूंगा लेकिन अगर शिपिंग डॉक्यूमेंट सही तरीके से आए। ठीक है, एचएसबीसी बोलता है ठीक है। एचएसबीसी एप्पल को फोन करता है और बोलता है एप्पल आपका वहां पे कोई क्लाइंट है, उससे मुझे एलसी आ चुका है, आप गुड्स भेज दो। जैसे आप शिपिंग डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करोगे और मैं उन्हें सबमिट करूंगा, पैसे वहां से आ जाएंगे। एचएसबीसी इज द बैंक ऑफ बेनिफिशियरी कॉमनली। अब जैसे ही एप्पल को भरोसा है, हाँ शेफ साहब सही है, एलसी वगैरह सही है, एचएसबीसी का सब कुछ परफेक्ट है सर। अब एप्पल ने उसको शुरू किया प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, पैक करना। उसके बाद में उसको कर दिया है डिस्पैच, शिप से, एयर से। उसका बिल सबमिट कर दिया एचएसबीसी को। एचएसबीसी विल आल्सो मेक श्योर कि एक्चुअली डिस्पैच हुआ ही नहीं हुआ है, बिकॉज एचएसबीसी की भी जिम्मेदारी है। उसने कहा सब कुछ हो गया है। एचएसबीसी बोलता है ठीक है सर, 21 दिन में पैसे आ जाएंगे। अब एचएसबीसी ये प्रूफ भेजेगा किसको, एचडीएफसी इन इंडिया, और एचडीएफसी इन इंडिया बोलेगा ठीक है पेमेंट आया। अब एचएसबीसी जो है उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देगा। ये समझ में आया क्या ट्रांजैक्शन? ये नॉर्मल है। अब इसमें एक स्टेप और ऐड कर देता हूं। अब क्या हुआ, एचएसबीसी ने जैसे ही दिखाया कि हां शिपिंग बिल आ चुका है, एचडीएफसी इन इंडिया पेमेंट कर दो। एचडीएफसी बोल रहा है कि हाँ ठीक है ना, यूएस में ही हमारा एक ब्रांच है, उस ब्रांच के पास पैसा पड़ा है, वो आपको पेमेंट कर देगा। इफ इशुइंग बैंक is ordering some other bank in the country to make that payment, that bank is termed as reimbursing bank. अब प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो, हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए क्या इंडिया से पैसे थोड़ा ना भेजेंगे? तो वो क्या कहते हैं कि हमारा वहां पे ब्रांच रहता है, वहां पे हमारा पैसा है, वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो जब इशुइंग बैंक के ऑर्डर पे कोई थर्ड बैंक मेक्स पेमेंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक, दैट थर्ड बैंक इज टर्म्ड एज रीइंबर्सिंग बैंक। धुआं थोड़ा थोड़ा आ ही चुका है। अब जिनके दिमाग में थोड़ा भी स्कोप बचा है, एक लास्ट कंसेप्ट और बचता है, दैट इज एडवाइसिंग बैंक। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बाय योरसेल्फ। ये भी ऑप्शनल पार्टी है, कंपल्सरी नहीं है। देखो एडवाइसिंग बैंक खुद से गेस कर सकते हो क्या?
चलो, कोई गेस करेगा क्या, क्या होगा एडवाइसिंग बैंक? यस मैम, कनिका जी। आप 80% सही हो। उनके आंसर को मैं रिपीट करता हूं एक बार, फिर आप समझना। उनका कहना है कि जो एलसी इशू हुआ है, उस एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा एडवाइसिंग बैंक कि ये एलसी सही है या नहीं है। अगर प्रॉपरली शिपिंग हो गई तो भी इस एलसी के बेस पे पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, ये कह रहे हैं वो एडवाइसिंग बैंक वो करेगा। थिंक 80% सही है, मतलब आपका लाइन ऑफ थॉट एकदम सही है, बट आप एक मेन पॉइंट है उसको गलत कर रहे हो। गिव इट अ ट्राई। एक बार ये रीड करो, कुछ कहना चाहते हो आप सर? हाँ वही, नहीं नहीं कोई भी ट्राई कर सकते हो आप इस। हाँ और मतलब अगर मान लो कि जो सेलर है उसको कंफर्म करना है, तो जो इशूइंग बैंक का ब्रांच है वो इशूइंग बैंक के साथ कांटेक्ट करके जो ऑथेंटिसिटी है, एलसी कितना ऑथेंटिक है नहीं है ये कंफर्म करेगी। और फर्दर इस पे ये कंफर्मेशन देने के बाद जो भी ब्रांच है मतलब एडवाइसिंग बैंक है उसको कोई उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है ठीक है, वहीं मतलब वहीं क्लोज ही चल रहे हैं आप लोग सर। आप अभी तक कहां तक पहुंच चुके हैं बता रहा हूं, आप लोग सही जा रहे हो। आप लोग का कहना है कि एलसी ऑथेंटिक है नहीं, ये चेक कर रहा है एडवाइसिंग बैंक। ठीक है, थोड़ा और आगे जा सकते तो अच्छा है। काम करते हैं आपके लिए, देखते हैं गूगलिया क्या बोलता है एडवाइसिंग बैंक। क्या बात है यार, गूगल को पहले से पता होता है हम क्या पूछना चाह रहे हैं। एडवाइसिंग बैंक इन एलसी, चल सही है, एकदम सही है। सेम जैसे कनिका जी ने बोला वैसे ही सब कुछ चल रहा है। आपको कैसे सोचना है, फोकस हियर वेरी केयरफुली। इफ द बेनिफिशियरी, ऐसा है, इज वेरी स्केप्टिक। स्केप्टिक क्या होता है समझते हैं? शक, बस यहीं तक रुकेंगे, शक। वेरी स्केप्टिक अबाउट थिंग्स। इशुइंग बैंक का एक एलसी आया, उसको थोड़ा क्रेडिबिलिटी का डर है, तो वो उस एलसी को कंफर्म करा के मांगती है किससे? कंफर्मिंग बैंक से। सही बात है। फिर भी उसका शक खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है यार ये एलसी जेन्युइन है या नहीं है, एक्चुअली उन लोगों ने साइन किया है या नहीं किया है, मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट तो फॉरेन में कहीं से साइन होकर आया है एंड दे वांट टू बी श्योर कि डॉक्यूमेंट एकदम ही सही है। अब वो एचडीएफसी बैंक इंडिया बोल रहा है कि मैंने इशू किया है, लेकिन उनको भरोसा नहीं बन रहा है। दे मे मेक अ रिक्वेस्ट, जैसे उन्होंने कंफर्मिंग बैंक की रिक्वेस्ट की थी वैसे ही दे मे मेक अ रिक्वेस्ट कि सुनो ना, आप सही बोल रहे हो पर हमें हमारे देश के किसी बैंक से ये एक ऑथेंटिसिटी चाहिए कि ये एलसी सही है। सो एचडीएफसी बैंक जो इंडिया में, वो देखता है वहां पे अपना कोई ब्रांच हो या भरोसे वाला बैंक हो, उनका कोई ब्रांच या भरोसे वाला बैंक यूएस में होगा, वो बनेगा एडवाइसिंग बैंक। एलसी वहां पे जाएगी और वो साथ में अपना एक लेटर भी देगा कि दिस एलसी इज जेन्युइन ऑथेंटिक, दिस इज नॉट अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, और वो साथ में एडवाइस करते हुए देगा कि हमारे हिसाब से आप इस पे भरोसा कर सकते हो। फिर वो बेनिफिशियरी के पास आएगा कि ठीक है इस एलसी पे अब हम भरोसा कर सकते हैं, सो दैट वो उसके भरोसे पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा। अरे कभी कभी कस्टमाइज गुड्स है ना, मैंने मैन्युफैक्चर कर लिए और वो बोल दें कि नहीं ये तो एलसी हमारी थी नहीं, सो वो उन भरोसे पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा एंड देयर आफ्टर दे विल गो अहेड। सो इट इज नथिंग जस्ट टू एंश्योर कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के बेस पे हम एक्ट ना कर ले। तो जैसे कंफर्मिंग बैंक से हमको एक सिक्योरिटी मिलती है, वही डबल सिक्योरिटी हमको मिलती है फ्रॉम एडवाइसिंग बैंक, बट दोनों का पर्पस अलग है। कंफर्मिंग बैंक हमको क्रेडिबिलिटी बढ़ा के देता है, क्रेडिबिलिटी कि हां दे हैव इनफ फंड्स टू मेक द पेमेंट, क्रेडिबिलिटी।
बट व्हेन इट कम्स टू एडवाइसिंग बैंक, ये हमको ऑथेंटिसिटी बढ़ा के देता है कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड्यूलेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पूरा नकली नहीं है, एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है। और आज के जमाने में तो एडवाइसिंग बैंक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी ना। आप सोचो, आपको रैंडम कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से कुछ भी आ रहा है तो उसे भरोसा थोड़ी ना कर सकते। वी नीड समवन इन इंडिया टू कंफर्म कि हाँ भाई ये सही डॉक्यूमेंट है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एडवाइसिंग बैंक का आइडिया लग रहा है? अब एक बार एडवाइसिंग बैंक को रीड करो नोट से, आप लोग सही दिशा में ही हो। बस फ्रॉड, फोर्जरी, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम आ रहे हैं एडवाइसिंग बैंक। क्या हो रहा है यार? चलिए सब लोग यहां पे, एक गुंडे वहां पे, आप लोग बात नहीं करेंगे है ना लेक्चर में। बस सबसे पहले ब्लू वाली 4 पार्टीज को देखते हैं हम लोग। ये जो 4 पार्टीज ब्लू के अंदर है, ये हैं जो कंपल्सरीली चाहिए एलसी में, इनके बिना तो एलसी हो ही नहीं सकता। इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को हम बोल सकते हैं एप्लीकेंट, एक्सपोर्टर को हम बोल सकते हैं बेनिफिशियरी। इशूइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, इशूइंग बैंक जो एलसी इशू करता है, नेगोशिएटिंग बैंक जो ड्यू डेट पे पैसे देगा, सही है। उसके बाद में अगर एलसी पे भरोसा नहीं हो रहा है तो हम लेकर आएंगे पिक्चर में कंफर्मिंग बैंक को। अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार एक एडवाइसिंग बैंक भी चाहिए जो कि होगा बेनिफिशियरी के देश का, बेनिफिशियरी के कंट्री का एक बैंक चाहिए, एडवाइसिंग बैंक, जो कि एडवाइस करेगा कि ये एलसी जो है वो वर्थ है, ऑथेंटिक है। क्रेडिट वर्दीनेस एक बार चेक करेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है। क्रेडिट वर्दीनेस से बेटर मैं वर्ड यूज करता हूं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड तो नहीं है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं है। एडवाइसिंग बैंक कहता है कि हाँ ऑथेंटिक है। और कभी कभी अगर आइडियली तो नेगोशिएटिंग बैंक को पैसे इशूइंग बैंक ही दे देता है आइडियली, लेकिन कभी अगर इशूइंग बैंक को लगता है कि हाँ नहीं हमारा नहीं, आपके ही देश में हमारा एक और बैंक है वो आपको पैसे दे देगा, तो उस बैंक को कह देते हैं रीइंबर्सिंग बैंक। आपका दिमाग खराब करने के लिए पार्टीज पढ़ाई जा रही है, रीइंबर्सिंग बैंक, एडवाइसिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक। ज्यादातर जगह पे इन लोगों की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर जगह पे द ट्रांजैक्शन विल बी डन विद सिंपल एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक एंड बेनिफिशियरी। ये तो इन केस वाले लोग हैं, जो बाकी तीनों आएंगे। अगर ये समझ में आ जाता है तो एलसी एक बार समझ में आ चुका है। दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। मैं अब भूल ही नहीं सकते ना, अगर कंसेप्ट किसी को समझ में आ गया तो वो भूल ही नहीं सकता। इट्स वेरी इजी। चलो देखो एक बार, पहले ब्लू को अच्छे से देखना है, फिर येलो पे जाना है। येलो जी सनम हम आ गए। समझ में आ रहा है? चल करता हूं आपको परेशान थोड़ा सा। पार्ट 2। ओके, इट्स वेरी इजी। यहां पे कौन आएगा मैम? वेरी गुड, इंपोर्टर, एप्लीकेंट बोल देते हैं। एप्लीकेंट जिसके पास जाता है एलसी इशू करने के लिए, इशूइंग बैंक, नहीं सिर्फ पार्ट बी बोलेंगे। उसके बाद में ये जिस बैंक को देते हैं एलसी, कोई हेल्प नहीं करेगा, बोलो यस, दिस बैंक जिसको एलसी आएगा, जो पेमेंट करने वाला है ड्यू डेट पे, दिस गाय, दिस इज अ बैंक, यस। विच बैंक? यस, नेगोशिएटिंग बैंक। ये टर्म्स कंफर्टेबल होंगे तो हम आगे पढ़ पाएंगे कुछ। सबसे पहले मेहनत यही है, फिर आगे का इजी जाएगा। नेगोशिएटिंग बैंक एंड दिस गाय इज बेनिफिशियरी। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो। मान लो बेनिफिशियरी कहता है कि ये जो एलसी बाय इशूइंग बैंक आया है, हमको इशूइंग बैंक की क्रेडिट वर्तीनेस पे डाउट है। किस पे डाउट है? क्रेडिट वर्तीनेस पे, कि दे माइट नॉट बी एबल टू पे ऑल्सो। गारंटी लेने वाला व्यक्ति तो कम से कम क्रेडिट वर्ती होना चाहिए।
So then we will have to add another party. That party is going to be very good. क्रेडिट वर्दीनेस का अगर इशू है तो यहां पर आएगा कंफर्मिंग बैंक. इशूइंग बैंक के रिक्वेस्ट पे फिर कंफर्मिंग बैंक. तो ये जो एलसी आएगा दैट विल बी इशूड बाय इशूइंग बैंक एंड गारंटीड बाय कंफर्मिंग बैंक. अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम कर देंगे. डन. अब सुनना, अगर इस बेनिफिशियरी को, पार्ट बी, अगर इस बेनिफिशियरी को एलसी के ऑथेंटिसिटी पे इशू है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, फोर्जरी तो नहीं हुई है, देन एडवाइसिंग बैंक. देन आएगा एडवाइसिंग बैंक. इशूइंग बैंक बोलेगा कि अरे सुनना भाई, वो डॉक्यूमेंट अपन ने इशू किया, उनको एक बार कंफर्म कर लो. ये एडवाइस कर देगा कि हाँ भैया डॉक्यूमेंट उन्हीं का इशू हुआ है. ड्यू डेट पे जब ये प्रूफ लेकर गया कि मैंने डिस्पैच कर दिया है, उस समय पे नेगोशिएटिंग बैंक को पे करना था. तो नेगोशिएटिंग बैंक इशूइंग बैंक को बोलता है आप पे कर दो. इशूइंग बैंक कहता है कि यहां पर मेरा एक बैंक है, वो आपको पे कर देगा. देन दिस बैंक इज टर्म्ड एज रीइंबर्सिंग बैंक. सो इजी. एंड दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. क्या कंसेप्ट है. हा. यस प्लीज मैम. Yes, the ability to pay back. That's why I said कि if this bank is a random small bank, cooperative bank है, ऐसा कुछ बैंक है, so then उसकी LC कोई मानेगा ही नहीं ना. So then they would want to confirm it by a nationalized bank. क्या कंसेप्ट है. कभी आपको अगर टीचर बनना हो, कहीं पे बुलाएं, डेमो लेक्चर देना है, इसी पे दे देना. मस्त आधे पौने घंटे में सामने वाले व्यक्ति को पूरा LC समझा के आ जाओ, मजा ही आ जाएगा. आहा. यस. ये हो चुका है पूरा क्या? तो फिर इतनी देर से क्या बैठे थे गधों, सुन के रहे थे फिर आराम से. मुझे बोल तो देते, मैं जल्दी में पढ़ा. ये सब पढ़ा हुआ है सबने. रेड क्लॉज एलसी, ग्रीन क्लॉज एलसी, सब हुआ है. क्या बात है. बैक टू बैक एलसी. अरे क्या बात है. फिर तो आज तो मजा ही आ जाएगा. बेशर्मो. चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हे भगवान, कोई रोक तो देता मेरे को. चल तो वो क्या बच्चे एग्जीक्यूटिव का पेपर दे रहे हैं, वो भी तो प्रोफेशनल पे, उन्होंने भी ड्राफ्टिंग में पढ़ा होगा. मुझे पता ही नहीं है. मुझे आज तक किसी ने बोला ही नहीं बात. मैं हमेशा ऐसा तैयार होकर घर से ऐसी तैयारी करके आता हूँ कि अरे आज तो मैं आगे लगा दूंगा. आंख पहले से लगी हुई होती है. मुझे पता ही नहीं था ये बात. अगली बार ध्यान रखूंगा मैं. चलो यस बच्चे. इशूइंग बैंक इसलिए अपॉइंट करेगी बिकॉज मैं शुभम शुक्लेचा, आई वांट टू इंपोर्ट समथिंग. लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो, एक्चुअली नॉट लास्ट रो. अच्छी किताब मजे से बैठो आप लोग, प्लीज बात मत करो. मुझे लास्ट, मेरा बिल्कुल मन नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा क्लास से. ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, है ना. फोकस करो प्लीज अच्छे से, है ना. लास्ट डे पे निकालूंगा, कैसा अजीब लगेगा. चलो कोई बात नहीं, बैठो आप जल्दी से. यस चलो. हाँ, उनका क्वेश्चन है कि इशूइंग बैंक क्यों जाएगा कंफर्मिंग बैंक के पास कि आप कंफर्म करके दो. यही आपका क्वेश्चन है. आप समझो, शुभम शुक्लेचा वांट्स टू इंपोर्ट समथिंग. मैं गया मेरे इशूइंग बैंक के पास कि मुझे एलसी चाहिए 1 करोड़ की. इशूइंग बोला कि कमीशन लगेगा 50,000 का 0.5%. मैंने कहा दे दूंगा, ठीक है. अब उसने एलसी दिया, उसके एलसी पे काम ही नहीं हो रहा है. उसके एलसी पे काम ही नहीं हो रहा है. सेलर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उसके एलसी को. तो अब इशूइंग बैंक, मैं कहा ठीक है रहने दो, एलसी कैंसिल कर दो आप, मैं किसी और बैंक से करवाता हूं एलसी का काम. ठीक है. अब इसके तो पॉकेट से कमीशन जाएगा ना पूरा का पूरा. तो वो कहता है टेंशन मत लो, मैं कुछ करवाता हूं. यही आगे अप्रोच करता है कि अगर इसी को मैं इस XYZ बैंक से कंफर्म करा दूं तो आप एक्सेप्ट कर लोगे क्या. सेलर सेज हाँ, तो मैं कर लूंगा. तो यही जाता है कंफर्मिंग बैंक के पास कि सुनो ना, मेरे पास एक एलसी का ऑफर है, 20,000 का कमीशन आपका दे देता हूं. मेरे पास पूरी डिपॉजिट है, डिफॉल्ट होगा ही नहीं, मैं आपको डिपॉजिट भी दे देता हूं इफ यू वांट, लेकिन आप कंफर्मेशन दे दो. वो कंफर्मेशन देता है और तब एक कंफर्मेशन से आगे जाता है सो दैट द गाय कैन कीप हिज कमीशन. नाउ ही विल हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ हिज कमीशन टू कंफर्मिंग बैंक. ये बात है. इशूइंग बैंक पेज कमीशन टू कंफर्मिंग बैंक, नॉट द एप्लीकेंट. एप्लीकेंट तो वन टाइम दे चुका है ना, सबको थोड़ी देता जाएगा वो कमीशन. बाप एकदम. वे गुड हियर. चलो यस प्लीज सर. एक एक करके मैम आप बोलो जी. बाय, हाँ, जब कंफर्मिंग बैंक के अंदर, जी हाँ, एप्लीकेंट का कोई रोल नहीं है. बिल्कुल सही है. एप्लीकेंट को बस चाहिए कि मेरा एलसी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और वहां से शिपिंग हो जाना चाहिए. एप्लीकेंट को ये चाहिए. अगर इशूइंग बैंक के एलसी से काम हो जाता है बेस्ट है, नहीं होता है तो इशूइंग बैंक कंफर्मिंग बैंक से एलसी को कंफर्म करा के काम करवा के देगा. कमीशन लेने के लिए ना, सिंपल. और अपन शुरू से कैसे मान लेंगे कि उसका नाम नहीं चलेगा. एक बार तो वो ट्राई करेंगे इसी कि हमारा नाम से एलसी हो जाए. तो ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाली जो पार्टी है, कंपनी, वो कितनी बायर पे, बायर कितना
सेलर जो है, सेलर कितना अब इस चीज को लेके मतलब ऐसा है उसको परफेक्टली चाहिए। अगर सेलर इज ओके कि हाँ मुझे चलता है, हमेशा एलसी ऑनर ही हो जाती है, तो नहीं। लेकिन सेलर इज लाइक मुझे इसी बैंक का चलेगा, इसी बैंक का चलेगा, इसी बैंक का चलेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तभी तो कहते हैं कि कंफर्मिंग बैंक मे और मे नॉट कम एज अ पार्टी। इट इज ऑलवेज ऑप्शनल टू हैव कंफर्मिंग बैंक ना। इश्यूइंग बैंक से काम हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो कंफर्मिंग बैंक से लेंगे। सेम एडवाइसिंग बैंक भी, कंफर्मिंग बैंक, एडवाइसिंग बैंक मे और मे नॉट कम। ये तो डिपेंड करता है, अगर द सेलर इज वेरी अप्रोप्रिएट, मुझे ये ऐसा ही चाहिए, मुझे कंफर्म ही करना है, तब वो ये सब चीजें करवाएगा, शायद वो नहीं भी करवाए। वापस बोलो, नहीं आपका क्वेश्चन नहीं समझा मुझको। जो सेलर है फॉरेन में, पढ़ेंगे हम उसको आगे, पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन जो है वो जायज है। आपका कहना है कि उसको अगर पहले पैसे चाहिए तो क्या, पढ़ेंगे। अभी तक तुमने एलसी शुरू किया है बस। या वे गुड हियर? क्या भारी, खैर क्या भारी, क्या आपको तो पहले से पता था। मजा ही नहीं आया आज, नींद नहीं आई मेरे को। क्यों बताया आपने मेरे को? चलो जरा, यस यार। सो नाउ यू नो, अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे। एक सिंपल एलसी होता है, सिंपल एलसी में 4 ही पार्टीज होते हैं, ठीक है। और एक होता है एलसी विद मैक्सिमम पॉसिबल पार्टीज। अब इसमें हमने सबको ऐड करके देख लिया। इससे कॉम्प्लिकेट एलसी कभी नहीं हो सकता, बात खत्म। तो हम लोगों ने एक्चुअली टॉपिक के हिसाब से देखूं तो एक ही टॉपिक पढ़ा है, दैट इज पार्टीज इन्वॉल्वड इन एलसी। एंड अगर आप बिना देखे भी बोलने की कोशिश करो, 4 सबसे पहले हो गया कौन? एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, बेनिफिशियरी। 4 हो गए। अब एक्स्ट्रा लगाऊं, कंफर्मिंग बैंक, खत्म। और कौन से कंट्री में कौन होगा तो समझना बहुत आसान है। कंफर्मिंग बैंक हमेशा हमारी कंट्री का ही होगा, इंपोर्टर की। एडवाइसिंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक हमेशा उसके बेनिफिशियरी की कंट्री का ही होंगे। काफी आसान है। चलो अब आते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ एलसी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है, टाइप्स। इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी इज वेरी इजी। टाइप्स ऑफ एलसी, एलसी के कितने टाइप हो सकते हैं, अब यही है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला कुछ भी साइट एलसी, SIGHT, साइट एलसी। साइट एलसी का मतलब क्या होगा, सुनना अच्छे से। एक्सपोर्टर शिपिंग करेगा इंपोर्टर के पास, बिल ऑफ लीडिंग दिखाएगा, नेगोशिएटिंग बैंक तुरंत ही पेमेंट कर देगा, तुरंत। इसे कहते हैं साइट एलसी। साइट एलसी का लॉजिक कैसे आ रहा है, जैसे बिल ऑफ लीडिंग दिखाया तुरंत पेमेंट मिल रहा है। साइट एलसी, तुरंत का मतलब भी 7 दिन तो लगते हैं उसमें भी। तुरंत का मतलब ये जीपे नहीं है, तुरंत में भी, क्योंकि 5 दिन तो उसको चेक करने में भी लग जाते हैं ना, तो 7 दिन में पेमेंट हो रहा है, इसको कहते हैं तुरंत। साइट एलसी। देखते हैं क्या लिखा है, अंडर दिस एलसी डॉक्यूमेंट्स आर पेबल एट साइट। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जैसे हुआ दे आर पेबल, दे बिकम पेबल। दैट इज पेमेंट इज मेड टू द सेलर इमीडिएटली। अरे इमीडिएटली का मतलब कितना है, 7 डेज आफ्टर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड। हमने 21 डेज पढ़ा था क्या पहले, जब हम पार्टीज को पढ़ रहे थे। तो नॉर्मली आपको बहुत समय मिलता है कि आप पेमेंट कर दो, लेकिन इफ इट इज एलसी एट साइट, इसका मतलब है कि नेगोशिएटिंग बैंक हैज टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली। इमीडिएटली ऑल्सो मीन्स विद इन 7 डेज। अरे 5 दिन में तो मैं क्रॉस चेक करता हूं कि जो शिपिंग बिल है ये सही है कि नहीं है, मैं चेक करूंगा एक्चुअली शिपिंग हुआ है नहीं हुआ, ये सब कर लूंगा, डन है। साइट एलसी का मतलब हो गया व्हेन इट इज पेबल एट साइट इमीडिएटली। इमीडिएटली मींस 7 डेज, विदाउट एनी एफर्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, मजा आएगा आगे। तो साइट एलसी इज नथिंग, वेरी इजी। अब आता है एक्सेप्टेबल एलसी या टाइम एलसी, ठीक है। एक्सेप्टेबल एलसी और टाइम एलसी क्या होता है, द बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन पेबल आफ्टर पीरियड आर कॉल्ड यूसेंस बिल। कल पढ़ा था एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड लिखा है कि भैया 2 महीने बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा, उसे कहते हैं यूसेंस बिल। अभी रुको 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 रुको, बहुत मजा आएगा। अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट यूसेंस बिल, अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट यूसेंस बिल आर एक्सेप्टेड अपॉन प्रेजेंटेशन एंड इवेंचुअली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। भले ये आपका कुछ भी हो सकता है ना, आप कैसे भेजते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रिसीट, याद आ रहा है कुछ पढ़ा होगा कस्टम में शायद ये सब। बिल ऑफ लीडिंग, इधर आओ। अगर मैं शिप से कोई सामान भेजता हूं तो मुझे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आता है उसे कहते हैं
बिल ऑफ लीडिंग। अगर मैं ट्रेन से कोई सामान भेजता हूं तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आता है उसको कहते हैं रेलवे रिसीट। अगर मैं रोड से कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं सामान तो उसे कहते हैं लॉरी रिसीट। और अगर एयरवे बिल, अगर फ्लाइट से कर रहा हूं और अगर मल्टीपल है, थोड़ा ट्रेन से आएगा, थोड़ा फ्लाइट से आएगा, थोड़ा शिप से आएगा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रिसीट। इस प्रकार से समझ में आ रहा है, कस्टम के टर्म से कुछ ऐसा। अरे हाँ, जैसे कि इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान, इसके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉरी पे होता है, ट्रक भर के सामान आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान, इवन इंडिया चाइना का एक बॉर्डर है सिक्किम साइड, वहां पे ऐसे ट्रक भरते हैं और मसालों के ट्रक इधर उधर होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये इसको व्हाट डू यू कॉल, मस्क मेलन, ये पाकिस्तान से आते हैं भर भर के यहां पे। सो इट इज जस्ट कि ये जो एक्सपोर्ट होता है इसमें कोई शिप से, कितने फुदू लगेंगे हम लोग कि हमारा ये यहां से यहां पे बॉर्डर है और हम शिप से घुमा के लेकर आ रहे हैं। सो अ फ्यू ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय लॉरी ऑल्सो, तो उसमें लॉरी रिसीट से काम हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि जैसे हमने टाइटल ऑफ गुड्स दिखाया, दे आर डिलीवर्ड टू द एप्लीकेंट, द इंपोर्टर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डॉन ऑन एलसी बाय सेलर एक्सपोर्टर, टू दैट एक्सटेंट दीस एलसीज आर अनसिक्योर्ड। अरे मजा आ जाएगा आपको, इधर देखना। नॉर्मली साइट एलसी पढ़ा हमने, साइट एलसी के अंदर जैसे ही एक्सपोर्टर ने शिपिंग की, एक्सपोर्टर गुड्स को शिप कर चुका है, बिल ऑफ लीडिंग दिखाएगा नेगोशिएटिंग बैंक को। नेगोशिएटिंग बैंक 7 दिन में इमीडिएटली उसको क्या कर देगा, पेमेंट। यहां पे आपको मिल रहा है पेमेंट, रोकड़ा केस, पैसा मिल रहा है आपको। बट वहीं पे अगर एक्सेप्टेंस एलसी है तो इसमें पता है क्या है, आपने गुड्स को शिप कर दिया है, आपने शिपिंग प्रूफ जैसे ही दिया, वहां पे आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज कि अब आपको 2 महीने के बाद पेमेंट मिल जाएगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट कर रहे हो, नाउ यू आर नॉट गेटिंग मनी हियर, यू आर गेटिंग अनदर एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज दैट नाउ यू विल गेट मनी आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है। अरे जैसे कि अपन ओवर द काउंटर कुछ बेचते हैं तो या तो बेच के कैश ले लेते हैं, या कभी कभी कोई व्यक्ति बेच के कैश नहीं दे रहा है, हमें बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देता है कि हाँ 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, फिर इसको हम डिस्काउंट भी करवा सकते हैं, वो है एक्सेप्टेंस एलसी। एक्सेप्टेंस एलसी एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें जिस दिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोड्यूस किया जाएगा, जिस दिन बिल ऑफ लीडिंग प्रोड्यूस किया जाएगा, उस दिन नेगोशिएटिंग बैंक विल नॉट मेक द पेमेंट, रादर दे विल जस्ट गिव बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसमें लिखा होगा टाइम पीरियड कि कितने टाइम बाद आपको पेमेंट मिलने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्टर चाहे तो इसको खुद क्या करवा सकता है, डिस्काउंट। गजब, ये सब पहले से डिसाइड होता है, उस दिन सरप्राइज नहीं मिलता है, सरप्राइज ऐसा नहीं है, ये पहले से डिसाइड होता है कि उस दिन पेमेंट होगा या बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा या क्या होगा। ये दूसरे टाइप का एलसी हो गया। एक टाइप का एलसी है साइट एलसी, दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस क्रेडिट या टाइम क्रेडिट। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 टाइप के एलसी हो सकते हैं, रिवोकेबल एलसी एंड इररिवोकेबल एलसी। आते हैं यहां पे बहुत प्रेम से, रुक जाओ, यहीं पे आ जाता हूं, चलो। अ रिवोकेबल एलसी in which the terms and condition of LC can be amended, cancelled by the issuing bank anytime without prior notice of to the beneficiary। अगर एक LC इशू किया है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन को कभी भी चेंज किया जा सकता है बाय द इशूइंग बैंक, उसे कहेंगे रिवोकेबल LC। रिवोकेबल क्या होता है तो आपको पता ही है ना, कोई एक चीज जिसको मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं, दैट इज रिवोकेबल। आई टेल यू, कह रहे यार आई वांट टू गिफ्ट यू माय कार, मेरी कार आज से आपकी हुई, लेकिन दिस गिफ्ट इज रिवोकेबल, मेरा जब मन होगा मैं आपसे वापस भी ले सकता हूं। ये क्या बात हुई, इररिवोकेबल। मैंने आज आपको इररिवोकेबली मेरी कार गिफ्ट कर दी है, अब मैं चाहकर भी आपसे वापस नहीं ले सकता। जैसे कि मैं बताता हूं, विल इज ऑलवेज रिवोकेबल। एक व्यक्ति की मृत्यु के पहले विल कभी भी रिवोक हो सकती है। तो मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बैठा है और कह रहा है कि मैं विल में आपके नाम पे 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कर देता हूं, बस आप ये सब अच्छे से करते रहो। आपने ये सब अच्छे से किया, लेकिन 1 महीने बाद उनका मन चेंज हो गया, वो वापस विल को चेंज भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो सकती, वो विल को जब चाहे रिवोक कर सकता है। वैसे यहां पे कह रहे हैं एलसी भी 2 टाइप की हो सकती है, रिवोकेबल और इररिवोकेबल। अब आप सुनो एक बार, अगर आप हो सेलर, यू वुड वांट एलसी टू बी रिवोकेबल और इररिवोकेबल। थिंक, डोंट आंसर इमीडिएटली। रिवोकेबल, इररिवोकेबल किसके हाथ में होगा, जिसने इशू किया है, इशूइंग बैंक। कि इशूइंग बैंक एलसी को जब चाहे रिवोक कर सकता है, नहीं कर सकता है। As a seller, you would want the LC to be revocable or irrevocable? You would always want LC to be irrevocable. वरना आपका तो आपने उनसे कहा कि हाँ LC आ गई, 5 करोड़ की LC आ चुकी है, कि हमने जिस दिन गुड्स को भिजवाया 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब LC के बेस पे आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया, कस्टमाइजेशन चालू कर दिया, उन्होंने बीच में 2 महीने LC को रिवोक कर दिया।
तो आप तो उसके चक्कर में खर्चा कर चुके हो ना, तो सेलर वुड ऑलवेज डिमांड एन एलसी टू बी इररिवोकेबल, कि भैया आपने एक बार एलसी इशू कर दिए, फिर आप एलसी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सो एलसी दो टाइप की हो सकती है, रिवोकेबल, इररिवोकेबल। अगर इशुइंग बैंक कभी भी उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है तो उस एलसी को हम बोलेंगे रिवोकेबल। If the negotiating bank makes a payment to the beneficiary prior to receiving the notice of cancellation, it is obligation for issuing bank to make the payment. ठीक है? An irrevocable LC, the terms and condition of which can neither be amended nor be cancelled without the consent of beneficiary. एक ऐसा LC जिसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता issuing bank without the approval of beneficiary, उसे कहेंगे irrevocable. Hence, the opening bank is bound by commitment given in the LC. If nothing is stated, LC is always irrevocable. अरे आप समझे ना, तो आप रिवोकेबल LC के कंसेप्ट को कभी होना ही नहीं चाहिए। लॉजिक समझो ना, रिवोकेबल LC है तो पर्पस ही डिफीट कर दिया। फिर तो एक काम करते ना, फिर LC लेते ही मत, फिर तो एंड में ही पैसे ले लेते। अगर LC रिवोकेबल है तो उसको रखने का फायदा क्या हुआ? आज इशुइंग बैंक ने इशू किया है, हमने उसके बेस पे काम करना चालू किया, उसके बाद में रिवोक कर दी, नहीं दे रहे, तो रिवोकेबल LC इज ऑफ नो यूज। अगर रिवोकेबल एलसी रखना था तो इससे अच्छा आप एलसी ही मत मांगते, आप उन पे भरोसा ही कर लेते थे कि वो एंड में पेमेंट दे देंगे। तो एलसी विल ऑलवेज बी इररिवोकेबल। बट अगेन लॉ कहता है कि एलसी रिवोकेबल इररिवोकेबल दोनों हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं बताया गया है तो वी विल ऑलवेज प्रिज्यूम एलसी टू बी इररिवोकेबल, बिकॉज द यूज ऑफ एलसी इज विल बी सर्व्ड ओनली व्हेन एलसी इज इररिवोकेबल। ये गधों में जो बोल रहा हूं समझ रहा है ना पक्की बात? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, कभी मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं पता है। क्या ये कैसा आपका ये है? अच्छे से देखो यहां पे, ठीक है? मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं एक, ये तो फुद्दू है, कंफर्म्ड एलसी। ये कौन सा एलसी होता है? बहुत अच्छा। ओनली इररिवोकेबल एलसी कैन बी कंफर्म्ड। अ कंफर्म्ड एलसी इज वन वेयर अ बैंकर अदर देन द इशुइंग बैंक, इशुइंग बैंक के अलावा कोई और बैंकर है, दे आर एडिंग इट्स ओन कंफर्मेशन टू द क्रेडिट, कि हमारे इशुइंग बैंक के अलावा कोई और बैंक, इस कोई और बैंक का नाम क्या है? कंफर्मिंग बैंक। अगर एक एलसी है जो किसी और बैंक के द्वारा कंफर्म्ड है, देन दैट एलसी विल बी टर्म्ड एज कंफर्म्ड एलसी। इन केस ऑफ कंफर्म्ड एलसी, द बेनिफिशियरी बैंक वुड फॉरवर्ड द एलसी टू कंफर्मिंग बैंक विद अ रिक्वेस्ट टू ऐड देयर कंफर्मेशन। द लायबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग बैंक इज सेम एज द इशुइंग बैंक। चलो मुझे आप बता दो, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी रहेगी पे करने की? कंफर्मिंग बैंक की लायबिलिटी आती है सेकेंडरी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इशुइंग बैंक। वेरी सिंपल। अरे बहुत भारी। बैक टू बैक और ट्रांसफरेबल नहीं पढ़ा सकता मैं। रेड क्लॉज पे आते हैं, ग्रीन क्लॉज पे आते हैं। क्या एलसी का क्लॉज है? ट्रांसफरेबल और बैक टू बैक में तो आप लोग ऐसे गिर जाओगे। ये आपने पढ़े क्या पहले? दोनों पढ़े में? क्या बात है, ठीक है। चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूं फिर आप बोलता हूं बहुत भारी पढ़ा है, ठीक है? चलो आते हैं इधर आते हैं इजी वाले पे। रेड क्लॉज एलसी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं यार, बैकअप तो है भगवान। अरे क्या, कुछ ना कुछ मेरे साथ ये सब चलता ही रहता है। आपको समझ आ रहा है? मैं 2-3 बैकअप लेके चलता हूं, फिर भी कुछ ना कुछ कैसे हो जाता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिलेक्ट। नहीं नहीं, डिलीट 33 वीडियोस, डिलीट। रुक जाओ, रिसेंटली डिलीटेड। कहाँ है यार? ठीक है, सब ठीक है। अब हम जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ए गधों, नहीं नहीं नहीं, आई नो यू नीड ऑक्सीजन बट इट्स ओके, इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज। चलो गधों इधर आओ, पहले आपको कुछ फुद्दू फुद्दू चीजें पढ़ा देता हूं। बैक टू बैक और ट्रांसफरेबल तो बहुत ही बाप है, मतलब तूफान कंसेप्ट है। उसके पहले इजी वाले कर लेते हैं। रेड क्लॉज एलसी, ग्रीन क्लॉज एलसी, फुद्दू कुछ है ही नहीं। क्या होता है रेड क्लॉज एलसी, क्या होता है ग्रीन क्लॉज एलसी? रेड क्लॉज एलसी, एलसी
वेयर एडवांस इज पेड टू एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी, जहां पे हम ऐसा कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी को कुछ एडवांस दे देना, ठीक है। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि हमारा एलसी आता है, नेगोशिएटिंग बैंक विल मेक द पेमेंट ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन शिप्ड। आइडियली तो नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कब करने वाला है? गुड्स के शिप होने के बाद। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अरे काम करो, आप एलसी दे रहे हैं, उसी समय पे थोड़ा 20% का एडवांस भी दे दो, क्योंकि उस व्यक्ति को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। तो अगर हमारे एलसी में ऐसा प्रावधान है, वी हैव अ प्रोविजन इन एलसी दैट इनिशियली ओनली सम मनी विल बी पेड एंड लेटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ द बिल ऑफ लीडिंग रिमेनिंग मनी विल बी पेड, रेड क्लॉज एलसी। एलसी वेयर एडवांस इज पेड टू एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी। नाउ एडवांस इज पेड फॉर, किस चीज के लिए एडवांस दे रहे हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। अगर इसके लिए एडवांस दे रहे हैं तो इसको कहते हैं रेड क्लॉज एलसी। रुकना आगे, ग्रीन क्लॉज एलसी। एलसी वेयर एडवांस इज पेड टू एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी, यहां पर भी एडवांस पे किया जाता है, बट ग्रीन क्लॉज एलसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेड क्लॉज एलसी। मतलब रेड क्लॉज एलसी के अंदर हम एडवांस पे करते हैं सिर्फ किसके लिए? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। बट ग्रीन क्लॉज एलसी के अंदर एडवांस इज पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड फॉर अदर प्री शिपिंग एक्सपेंसेस लाइक वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, स्टोरेज कॉस्ट। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा समझो, आपने अपनी मार्कशीट देखी होगी। आपके मार्कशीट के अंदर एक तो है, आपकी मार्कशीट मिली है, सब कुछ आपको ब्लैक में लिखा हुआ दिख रहा है, यू लाइक ओके पास हो चुका हूं। मेरे को कोई क्या कहते हैं एग्जाम्पशन नहीं आया, डिस्टिंक्शन नहीं आया, पर फेल भी नहीं हुआ। लेकिन आपने कोई कॉलेज की मार्कशीट देखी, उसमें एकदम से आपको रेड कलर में कुछ दिख गया, फेल। अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो दे राइट इट इन रेड कलर। वहीं किसी में अगर आपका डिस्टिंक्शन आया है, दे राइट इट इन ग्रीन कलर। नाउ एज सुन एज यू पिक अप योर मार्कशीट, कुछ रेड नहीं दिख रहा है, मतलब ठीक है भाई, फेल तो नहीं हुआ है। ग्रीन नहीं दिख रहा है, डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, बाकी सब ब्लैक में है। ये एग्जांपल दिमाग में फिट हुआ? एलसी में भी ऐसा है, जो एक्सपोर्टर है उसको जैसे ही एलसी मिलती है वो देखता है अगर एलसी में रेड और ग्रीन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल एलसी है, इस पे पूरा का पूरा पेमेंट मुझे कब मिलेगा? एंड में। लेकिन अगर ग्रीन कलर में क्लॉज लिखा हुआ है, मतलब वो खुश हो जाता है, अरे दिस इज अ ग्रीन क्लॉज एलसी। वो एक्चुअली ग्रीन कलर में लिखा होता है, ग्रीन में लिखा होता है, और उसका मतलब ये है कि मुझे तो एडवांस मिलेगा, और एडवांस मुझे सब चीजों के लिए मिलेगा। रॉ मटेरियल के लिए भी मिलेगा, प्रोसेसिंग के लिए मिलेगा, पैकेजिंग के लिए मिलेगा, वेयरहाउसिंग के लिए भी मिलेगा, एंड स्टोरेज, सब के लिए एडवांस मिलेगा। तो बहुत कर ग्रीन में मतलब इज वेरी हैप्पी। दूसरा उसको रेड में क्लॉज मिलता है, हियर आल्सो ही इज हैप्पी, नॉट वेरी हैप्पी बट ही इज हैप्पी, कि रेड क्लॉज का मतलब है उसको वेयरहाउसिंग स्टोरेज के लिए पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए पैसा मिल जाएगा। तो ये हो गए इन अ वे 3 प्रकार के एलसी एक्चुअली। एक एलसी विदाउट एनी ग्रीन और रेड क्लॉज, एक एलसी विद अ रेड क्लॉज, एक एलसी विद अ ग्रीन क्लॉज। आप मुझे बताओ, बेनिफिशियरी वुड वांट एलसी विद अ ग्रीन क्लॉज। ग्रीन में उसको रेड से भी ज्यादा चीजों के लिए एडवांस मिल रहा है, he can still manage with a LC with a red clause and he would just be unhappy with a normal LC without any red or green clause. इसको रेड और ग्रीन इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्चुअल एलसी में ये उस कलर में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये स्टैंड आउट करता है और नेगोशिएटिंग बैंक के लिए बहुत इजी हो जाता है इनको मैनेज करना। क्लॉजेस रेड वाले अलग, ग्रीन वाले अलग, नॉर्मल वाले अलग। तो दिस इज रेड क्लॉज एलसी एंड ग्रीन क्लॉज एलसी। दिमाग में परफेक्टली बैठ रहा है? ग्रीन के लिए एडिशनल 2 खर्चे कौन से हो गए जो इंक्लूड कर दिया है? वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज, और जो कॉमन है जो हर एक के लिए होता है, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। चलो, जरूरत ज्यादा आसान। रेड क्लॉज एलसी, ग्रीन क्लॉज एलसी। अब आता है स्टैंड बाय एलसी एंड रिवॉल्विंग एलसी। ये इतना ठीक है, मजेदार नहीं है, ओके ओके। स्टैंड बाय एलसी समझना अच्छे से। आई थिंक बस मुझे बैक टू बैक और ट्रांसफरेबल है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो, दीज 2 आर अगेन इजी। स्टैंड बाय एलसी, रिवॉल्विंग एलसी। स्टैंड बाय एलसी इन सर्टेन कंट्रीज, कुछ देशों में देर आर रेस्ट्रिक्शन टू इशू गारंटीज। गारंटी इशू करना अलाउड ही नहीं है। अब ये हर एक कंट्री के लॉ अलग होते हैं, जैसे कि इंडिया में बेटिंग अलाउड नहीं है, नहीं है। लंदन में अलाउड है, करो आराम से बेटिंग, हाँ प्रॉपर ऐसा बिजनेसेस हैं, आप जाओ वहां पे बेटिंग करो आराम से। तो ये है, वो छोड़ो, इंडिया में भी होता है ना, कुछ स्टेट्स में कसिनो अलाउड नहीं है, कुछ जगह पे कसिनोस अलाउड है, बिल्कुल सही। तो लॉज अलग अलग होता है।
इंडिया में बैंक गारंटी इशू करना अलाउड है कि बैंक आपकी गारंटी ले सकती है, आपने पे नहीं किया तो बैंक को पे करना पड़ेगा। कुछ देशों में बैंक गारंटी अलाउड ही नहीं है, लेकिन वहां पे एलसी अलाउड है। तो कुछ लोग एलसी को यूज करते हैं एज बैंक गारंटी इन दोज कंट्रीज वेयर बैंक गारंटी इज नॉट अलाउड, उन्हें कहते हैं स्टैंड बाय एलसी। अब स्टैंड बाय एलसी में क्या होगा देखना, इन सर्टेन कंट्रीज देयर आर रिस्ट्रिक्शन टू इशू गारंटीज एज अ सब्स्टिट्यूट, these countries use standby LC. In case the guaranteed service is not provided, the beneficiary can claim under the terms of standby LC. In case of standby LC, the documents required are proof of non-performance or a simple claim form. अब ये क्या है, ये नॉर्मल LC से एकदम अलग होता है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी कहाँ कहाँ लगता है, कहीं पे भी, जैसे कि हमें कहीं पे भी डर है कि कोई व्यक्ति उनकी ऑब्लिगेशन को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग लेकर आ जाते हैं हमारे गारंटी को। तो अब यहां पर भी ऐसा है, हमें डर पैसे का इशू नहीं है, पर हमें डर है कि वो व्यक्ति अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगे, तो हम उनसे मांग लेते हैं कि आप एक एलसी दो। एलसी में टर्म्स एंड कंडीशन में ये नहीं लिखा होगा कि शिपिंग का प्रूफ दोगे तो पैसे मिलेंगे। एलसी में लिखा होगा नॉन कंप्लायंस हुआ और नॉन कंप्लायंस का प्रूफ दिया तो उस केस के अंदर एलसी से पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, थोड़ा कठिन है बट कोशिश करता हूं। जैसे कि इंडिया में गारंटीज कहां पे यूज होती है, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है रोड बनाने का, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है हम लोगों ने गवर्नमेंट से, उसको कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर, तो गवर्नमेंट हमसे बैंक गारंटी मांग लेता है, 1 करोड़ की बैंक गारंटी दो। अगर 1 ईयर में ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम वो 1 करोड़ रुपीज एज अ पेनल्टी लेंगे आपसे, उसकी आप गारंटी लिख के दो। तो अगर 1 ईयर के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया है तो हम बैंक के पास जाके ये 1 करोड़ रुपीज ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको, 1 साल में ये चीज कंप्लीट करनी है, 1 साल में अगर वो चीज कंप्लीट नहीं हुई, 1 ईयर के अंदर अगर वो चीज कंप्लीट नहीं हुई, तो आप उस बैंक गारंटी को इन्वोक करा सकते हो, बिकॉज ये कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई है। दिस इज बैंक गारंटी। आज ही पढ़ाऊंगा आपको बैंक गारंटी भी, आज ही पढ़ेंगे। बैंक गारंटी बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इधर आओ टॉपिक में। मान लो किसी देश में बैंक गारंटी अलाउड ही नहीं है, तो वहां पे वो स्टैंड बाय एलसी कैसे यूज करते हैं, इस प्रकार से कि सेम ये कंडीशन अगर आपने पूरी नहीं की तो हम आपको ये स्टैंड बाय एलसी दे रहे हैं, एक एलसी दे रहे हैं जिसमें आपने प्रूफ बता देना कि नॉन कंप्लायंस हुआ था। अगर आपने नॉन कंप्लायंस का प्रूफ बता दिया तो स्टैंड बाय एलसी का आपको पैसा मिल जाएगा। नॉर्मल एलसी में जैसे आप शिपिंग प्रूफ बताते हो, यहां पे आप बताते हो नॉन कंप्लायंस का प्रूफ, तो नॉन कंप्लायंस का प्रूफ बताने पे अगर आपको पैसा मिल जाता है, ये प्रकार की एलसी दे आर इफेक्टिवली बैंक गारंटीज, लेकिन ये इशू की जा रही है इन दोज कंट्रीज वेयर बैंक गारंटीज आर नॉट अलाउड। तो अगर मैं सिंपल बताऊं मॉड्यूल ने क्या लिखा है और आपको भी क्या लिखना होगा अगर लिखने की जरूरत पड़ती है तो, इन सर्टेन कंट्रीज बैंक गारंटीज आर नॉट अलाउड, इन दोज कंट्रीज पीपल यूज स्टैंड बाय एलसी एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक गारंटी। बस, तो यहां पे एलसी है, यहां पे शिपिंग कुछ होता ही नहीं है, यहां पे कोई शिपिंग प्रूफ का फंडा आता ही नहीं है, यहां पे नॉन कंप्लायंस का प्रूफ दिखा के पैसा मिल जाता है, एग्जैक्टली लाइक बैंक गारंटी। इवन व्हाट यू कैन डू, बैंक गारंटी एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद बैंक गारंटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर स्टैंड बाय एलसी पूछ लेते हैं कि स्टैंड बाय एलसी के अंदर यू यूज एलसी एज अ बैंक गारंटी, फिर आपने बैंक गारंटी को एक्सप्लेन कर दिया तो भी ट्रांजैक्शन हो जाता है कंप्लीट। स्टैंड बाय एलसी भी दम नहीं है। लास्ट आता है रिवॉल्विंग एलसी, ये भी, इसमें भी कोई दम नहीं है। रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है, जिसके अंदर आपके ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, I'm doing a business in India in which I want to import something every 2 months. मुझे कुछ रॉ मटेरियल है जो हर 2 महीने में मुझे इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या हर 2 महीने में ये गेम बार बार खेलूं कि मैं उसको बोलूंगा एक्सपोर्टर को कि हे एक्सपोर्टर, ये लो एलसी पहुंची आप तक, अब आप गुड्स को भेज दो। जैसे ही उन्होंने गुड्स को शिप किए वो एलसी दिखाएंगे, उनको पैसा मिल जाएगा, हो गया। फिर 2 महीने बाद वापस मैं नया एलसी भेजूंगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो हम एक स्पेशल टाइप का एलसी बना देते हैं जिसको कहते हैं रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी का मतलब है एक ही एलसी बनाई है, यही यूज करते रहेंगे हम फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। हमने आज उनको कहा था, एलसी का अमाउंट रख दिया हमने 5 CR फॉर एग्जांपल, हमने उनको कहा कि 5 करोड़ का आप गुड्स भेज दो, वो 5 करोड़ की गुड्स भेजेंगे। एलसी जो उनके पास है वो दिखाएंगे नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक उनको 5 करोड़ रुपीस दे भी देगी, एलसी उन्हीं के पास रहेगा, बिकॉज दिस इज अ रिवॉल्विंग एलसी। 2 महीने बाद वापस वो गुड्स को शिप करेंगे, एलसी लेके जाएंगे और शिपिंग प्रूफ लेके जाएंगे, वापस 5 करोड़ लेके आ जाएंगे, वापस 2 महीने बाद हो जाएंगे और 5 करोड़ का एलसी दिखाएंगे और 5 करोड़ लेके आ जाएंगे। दिस इज टर्म्ड एज रिवॉल्विंग एलसी। इफ अ सिंगल एलसी कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रेकरिंग ट्रांजैक्शन, सच एलसी इज नोन एज रिवॉल्विंग एलसी। अब सुनना, इसमें ये एलसी का 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, एलसी पे अपर लिमिट तो होगी ना, तो 5 करोड़ का एलसी है।
5 करोड़ के एलसी को, सुनो नहीं इधर देखो, 5 करोड़ के एलसी को ये जो बैंक है, ये जो बेनिफिशियरी है, ये जो एप्लीकेंट है, ये 1 साल में 6 बार यूज कर रहे हैं, सही है? इसमें एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। अगर बार बार एलसी इशू करते तो उसका फायदा होता, किसका? इशूइंग बैंक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इशूइंग बैंक तो हर बार उस पर क्या मांगता था? कमीशन। अब आपने एक ही बार 5 करोड़ का एलसी लिया है और आप उसी को बार बार चला रहे हो, इसका तो नुकसान हो रहा है ना। तो इशूइंग बैंक इसके अंदर क्या करता है, एक अपर कैप लगा देता है कि ये 5-5 करोड़ करके आपने 6 बार इस्तेमाल कर लिया तो ये हो जाएंगे 30 करोड़। ये एलसी इज एन एलसी फॉर 5 करोड़, पर इसको आप रिवॉल्विंग बेसिस पे यूज कर करके भी 30 करोड़ से ज्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते, इस पे इतना मेरा कमीशन है, बात खत्म। फिर ये एलसी एक्सपायर हो जाएगी। तो इससे होता यह है कि रिवॉल्विंग एलसी में भी एक लिमिट आ जाती है कि उसके बाद में वो एलसी यूजलेस हो जाएगी। तो रिवॉल्विंग एलसी हैज एन अपर कैप कि इसको आप कितनी बार यूज कर सकते हो, सो दैट इशूइंग ऐसे तो लोग एक ही एलसी को चलाते रहेंगे जीवन भर। तो इशूइंग बैंक एक अपर कैप लगा के देता है और इनसे फिर कमीशन भी ज्यादा लेता है। देखते हैं आपको समझेगा कि रिवॉल्विंग एलसी। हियर द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मेड वुड बी रीइंस्टेटेड। जो आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हो रहा है, मतलब जो नेगोशिएटिंग बैंक ने पे कर दिया है, वो बार बार रीइंस्टेट होता जाता है एंड मेड अवेलेबल टू बेनिफिशियरी अगेन एंड अगेन फॉर फर्दर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड। करेंसी का मतलब होता है टेन्योर। यहां करेंसी को वर्ड यूज कर रहे हैं वो टेन्योर की तरह से। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द क्रेडिट प्रोवाइडेड एट टाइम्स एन ओवरऑल टर्नओवर कैप इज ऑल्सो स्टिप्युलेटेड। So what is revolving LC? Simple language में, when the beneficiary can exercise the LC again and again and the LC get reinstated again and again and this LC is known as revolving LC at times. कभी कभी इस LC के अंदर एक ओवरऑल कैप भी हो सकता है। ये हो गए आपके सारे टाइप्स ऑफ LC। हमारे मॉड्यूल में उन्होंने किसी भी एक LC को इतना डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चलेगा नहीं, आपको पढ़ना तो एक बार पूरा ही पड़ेगा, अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आपको कभी भी लिखने की जरूरत पड़े तो आप लिख पाओ। लेकिन मैं टाइप्स ऑफ एलसी आता हूं, कितने टाइप्स ऑफ एलसी है? साइट एलसी, एक्सेप्टेंस एलसी। देखो दिमाग में याद आ रहा है कि दोनों का मतलब क्या है? साइट एलसी तुरंत पेमेंट करना है, इमीडिएटली, मतलब 7 डेज। एक्सेप्टेंस एलसी, यहां पे पेमेंट ही नहीं करते, हम बदले में क्या दे देते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में आया रिवोकेबल एलसी, इररिवोकेबल एलसी। एलसी जिसके अंदर विदाउट द अप्रूवल ऑफ बेनिफिशियरी उसको चेंज कर सकता है इशूइंग बैंक, रिवोकेबल। जिसको चेंज नहीं कर सकता है, इररिवोकेबल। बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी इररिवोकेबल। फिर कंफर्म्ड एलसी, एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें इशूइंग बैंक के अलावा किसी और बैंक ने अपना कंफर्मेशन दे रखा है, दैट इज कंफर्म्ड एलसी। ठीक है। फिर आया बैक टू बैक ट्रांसफरेबल, ये पढ़ा नहीं है हमने। रेड क्लॉज एलसी, ग्रीन क्लॉज एलसी। इसके अंदर एडवांसेस, दोनों के अंदर सेम पॉइंट है, एडवांसेस पेड टू द बेनिफिशियरी। एडवांस कवर्स इन रेड क्लॉज एलसी, इट कवर्स 3 थिंग्स: raw material, processing, packaging. In case of green clause, it covers raw material, processing, packaging and warehousing, storage expense as well. जबरदस्त। फिर आता है स्टैंड बाय एलसी, रिवॉल्विंग एलसी। स्टैंड बाय एलसी, जिन देशों के अंदर बैंक गारंटी अलाउड नहीं है वो लोग स्टैंड बाय एलसी को यूज करते हैं एज बैंक गारंटी का सब्स्टिट्यूट। रिवॉल्विंग एलसी, जहां पर बेनिफिशियरी का अमाउंट ऑफ एलसी गेट्स reinstated again and again and again, this is termed as revolving LC। इसके अंदर एक अपर कैप हो सकता है। आर वी गुड हियर? यस, बहुत तूफान। आप बच्चों को 5 अभी एक ब्रेक ले लो, फिर मैं आपको बैक टू बैक और ट्रांसफर पढ़ाता हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ा दूंगा, एकदम मजे में रहो। ठीक है ब्रेक, ठीक है ना? 12:15 पे स्टार्ट करेंगे अभी अपन, है ना? आज थोड़ा सा अपन फ्लो में ले लेंगे तो पूरा आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। चलो खेलो कूद ऐश करो, जल्दी से आओ।